वेलकम टू एमर सर। Yeah, ठीक है। thank you, thank you. So, hello everyone. अब अक्षत सर ने तो सब बता ही दिया होगा. He was one of my favorite student and till now he is one of my favorite student. और उसके कहने पे मैं मना भी नहीं कर पाता हूँ. तो इस ऑनलाइन वाले क्लासेस में दो तीन बातें मैं पहले बता देता हूँ. तुम लोग थोड़ा बोलोगे तभी तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा. और कहीं डाउट हो तो ढेर सारे स्टूडेंट तो एक साथ मत बोलना चालू करना, लेकिन जरूर बोलो. ठीक है. टाइम एंड टाइम टाइम एंड गैमलिन. मुझे ये दो नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं. टाइम जी सर। गैमलिन. हाँ. क्यों पता है? मैं एक बात बताता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि कंफर्टेबल होना जरूरी है सब्जेक्ट के साथ. और मेरा प्राइम टारगेट होता है कि अगर सॉइल मैकेनिक्स तुम्हें भारी लगता है तो लेट अस मेक श्योर कि ये हल्का तो लगने लगे एटलीस्ट. और तुम्हें ऐसा भी लगने लगे कि यार बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं पर इसमें तो नंबर ले ही आऊंगा, इससे सवाल आएंगे तो बना ही लूंगा. ये कॉन्फिडेंस जगाना मेरा प्राइम टारगेट है. ठीक है. यो यो. जी सर। इज इट योर नेम? यो यो, लॉलिन, मार्ले. देयर आर लॉट ऑफ पीपल. तरुस, करुमा, एम. 90s 90s व्हाट? इट्स नॉट नेम, राइट? तो तुम लोग घबराना नहीं, तुम लोग कुछ भी पूछना मेरे से. और एक बात मैं बता रहा हूँ. अगर मान लो कोई इरिलेवेंट सवाल होगा तो मैं बता दूंगा कि इस डायरेक्शन में तुम्हें नहीं सोचना है. क्योंकि बीइंग एज ए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के साथ एक और भी दिक्कत है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या मेरे लिए जरूरी है और क्या मेरे लिए जरूरी नहीं है. तो कई बार ऐसा होता है कि वो अननेसेसरी सवालों में उलझ जाता है और जो मेजर पार्ट है जहां से सवाल बनने हैं, जिनको पढ़ना चाहिए, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता है. तो थोड़ा मेरे पर भरोसा रखना. 12-14 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास. बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ. ये मैंने कम ही लिखा है 12-14 साल का एक्चुअली. बताया जाए तो मैं बहुत समय और भी पहले से पढ़ा रहा हूँ. तो मेरी शक्ल पे मत जाना, उम्र मेरी काफी है. जस्ट थोड़ा सा एक्सरसाइज करके ठीक ठाक रहता हूँ. ठीक है, फिट रहता हूँ. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहली बात कि सॉइल मैकेनिक्स में अ, मैंने जो सवाल देखे हैं अरुणाचल में, एई में, जेई में जो आते हैं, सवाल अच्छे आते हैं. अगर तुमको कोई ये बोले कि अरुणाचल के सवाल बड़े आसान हैं, तुम जैसे तैसे कर लोगे, ये गलत बात है. स्टैंडर्ड सवाल है. लेकिन स्टैंडर्ड सवाल के साथ में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी अरुणाचल के पूछने के सवाल के पैटर्न में कि कुछ जगह सवाल, जैसे कुछ स्टेट के बारे में बात करूं मैं, अगर जैसे अभी रिसेंटली मैंने कौन से स्टेट का देखा था, शायद यूपी का. बिल्कुल ऑकवर्ड क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ भी पूछ दे, ऐसा नहीं है. तो अरुणाचल का जो सवाल का सेटलमेंट है वो ठीक है. मतलब आप तैयारी करना उसमें करोगे तो बढ़िया कर सकते हो. तो पहले ये कॉन्फिडेंस बना के रखना. मैं बाकी भी सवाल गो थ्रू करके और उसके बाद तुम्हें और भी शेयर करूंगा और भी सब्जेक्ट्स के हिसाब से. दूसरी बात कि ये जो सॉइल मैकेनिक्स है, इसमें दोनों पोर्शन में हमें ध्यान देना होगा. थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में भी. लेकिन थ्योरी में कहाँ ध्यान देना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें. जैसे सपोज मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. ये तुम्हारा पहला चैप्टर है, ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे सब? टाइम जी स्क्रीन सर। दिख? हाँ. तो ये जैसे ओरिजिन ओरिजिन ऑफ सॉइल, इसमें जो पहला वाला पार्ट है ना, ओरिजिन ऑफ सॉइल, ये ओरिजिन ऑफ सॉइल हम पढ़ाते हैं. इससे थोड़ा अगर बात किया जाए तो शायद एमसीक्यू में कभी कभार एक आध क्वेश्चन ही आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से बिल्कुल भी नहीं. हालांकि है थ्योरेटिकल, छोटा सा चैप्टर है, कुछ एक पार्ट इसकी इंपॉर्टेंट है. अब मेरा मन करे ये थ्योरी है, किताब से छाप के मैं इसको बढ़ा के पढ़ा दूं तुम्हें, बट अननेसेसरी है. लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, ओरिजिन ऑफ सॉइल, इसके ठीक ऑपोजिट यहाँ पर एक लिखा हुआ है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बाद में एक आता है तुम्हारा पूरा पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी लिमिट जानते हो ना? ये कंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट है ना, अटरबर्ग लिमिट, कंसिस्टेंसी, तो ये मेरे हिसाब से दिखता तो है, ये तुम्हें दिखेगा कि न्यूमेरिकल भी है इसमें, बट वो न्यूमेरिकल भी एक्चुअली थ्योरी है. जैसे क्लासिफिकेशन में पूछ देता है कौन से तरह का सॉइल है. तो भाई अब किसी को पता होना चाहिए कि क्ले के लिए सी आता है, सैंड के लिए एस आता है, सिल्ट के लिए क्या आता है, एम. इस तरह से चीजें पता होनी चाहिए. ऑर्गेनिक के लिए क्या आता है, वो तुम्हारा प्लास्टिसिटी चार्ट पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, है ना.
लिक्विड लिमिट के आधार पर, लिक्विड लिमिट के हिसाब से, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, मीडियम कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये तरह पता होना। अब ये सारा का सारा थ्योरी, अगर किसी ने पूछ भी दिया ना तुमसे कि बताओ ये किस टाइप का सॉइल है, तो समझो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तुम्हें वो थ्योरी समझ में आई है, तुम्हें अगर वो बातें याद है, तो तुम बड़े आसानी से बता दोगे। ये पूरा चैप्टर मेरे हिसाब से थ्योरी है, पूरा चैप्टर, और ये लाजवाब थ्योरी है। तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक, याद रखना, हर एक एग्जाम का, हर एक स्टेट का अपना एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को ध्यान देके पढ़ना चाहिए। तुम किसी और स्टेट का अगर देख के पढ़ोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तुमको स्पेसिफिक अपने अरुणाचल प्रदेश के इस हिसाब से पढ़ना होगा, समझे? जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, तैयारी कर लेंगे एई का, एग्जाम देंगे जेई का, या फिर ऐसे बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, गेट का तैयारी कर लेंगे एई का नहीं होगा। गेट का तैयारी बिल्कुल डिफरेंट, एई का तैयारी बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि स्टेट के पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल गेट से एकदम अलग अलग है। और एक ही साथ करोगे तो फिर वो कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है? अब ये तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड कंसिस्टेंसी लिमिट है, ये वाला चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन हम अच्छे से कवर करेंगे, बट ओरिजिन ऑफ सॉइल थोड़ा कम है, उसको उतना जरूरत नहीं पड़ती है। उसको भी लेकिन कवर करेंगे, ताकि अगर एक आध क्वेश्चन आता है तो हमारा छूटे नहीं। फिर इसके बाद जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चैप्टर है, वो तुम लोगों को पता होगा, वो आता है तुम्हारा ये थ्री फेज ऑफ सॉइल। थ्री फेज ऑफ सॉइल में जहां पर हम फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, और फिर फॉर्मूला वगैरह के आधार पर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। उसमें एक्चुअली तुम ध्यान दोगे तो ज्यादातर क्या है, देखो पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं बड़ा सिंपल में उसमें पढ़ाता हूँ, मैं उसमें ज्यादा फॉर्मूले में नहीं घुसता, उसको दो भाग में बांट देता हूँ। कि फॉर्मूला डिराइव करना एक अलग पार्ट रखते हैं हम, और फॉर्मूले को यूज करके और सवाल बनाना वो एक अलग पार्ट रखते हैं। इससे क्या होता है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसके पीछे रीजन है। तुम लोगों में बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल कई बार नहीं बनता है। उसका कारण ये होता है कि मैं अगर स्टार्ट करूं, जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, पहले डिराइव करूंगा एक एक फार्मूला। अब पता चला मैंने पहला डिराइव किया, दूसरा डिराइव किया, तीसरा किया, चार पाँच छः सात आठ नौ में खत्म हो गया, ठीक। लेकिन जब तक मैंने सारा डेरिवेशन किया, तब तक तुम्हारे सर पे एक बोझ आ गया। अब वो बोझ क्या करता है कि फॉर्मूला का डेरिवेशन याद करने के पीछे तुम्हारा मन करेगा नहीं, और वो फॉर्मूला यूज करके मैं आगे अगर न्यूमेरिकल बनाऊंगा, तो तुमको वो न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है वो समझ में आएगा ही नहीं। तो मैंने इसको तोड़ा दो भाग में। फॉर्मूले के डेरिवेशन को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि तुम्हारा जो सब्जेक्टिव एग्जाम है इनका, तुम्हारा दो सेट में एग्जाम होता है। तो जो बाद वाला सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें चांसेस होते हैं कि कोई एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आ जाए, चांसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं आता है, कम आता है, ना के बराबर, बट चांसेस होते हैं। तो हम उसको मिस नहीं कर सकते, हम वो कुछ जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको करेंगे। बट एट द सेम टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि उन फॉर्मूलों को यूज करके न्यूमेरिकल्स बनाना, वो 100% आता है, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये तुम्हारा उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट, और ये थ्री पेज वाला जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जो भी फॉर्मूले हैं पहले चैप्टर के, उन्हीं को आगे यूज किया जाता रहेगा। चाहे लास्ट का फाउंडेशन चैप्टर तक तक भी अगर हम चले जाए ना, लास्ट के फाउंडेशन चैप्टर तक जाने तक भी हम उन्हीं फॉर्मूलों को कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के यूज करते रहेंगे। तो इस कारण से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो अब मैं इन शॉर्ट बता दूं कि तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये थ्री फेज वाला है, ठीक है? और उसके बाद जो है ये क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिर थ्योरेटिकल में, कॉम्पैक्शन इज ऑल्सो थ्योरेटिकल, कॉम्पैक्शन में कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ थ्योरेटिकल प्योर। बट मेरे हिसाब से मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसके कॉम्पैक्शन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं। एक और चैप्टर है जो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा शैलो फाउंडेशन। याद रखना, शैलो फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे एग्जाम के एतबार से, तुम जो अभी एई का एग्जाम दोगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है शैलो फाउंडेशन। हालांकि तुम लोगों को कंसल्टेशन से, ये अजीब बात है लेकिन मैंने कहा ना, हर एक स्टेट का अपना पैटर्न होता है। तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब बात यह है कि थोड़ा ये कंसल्टेशन चैप्टर से कम आता है। हालांकि ये मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाकी बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में। बट कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा टच करेंगे जरूर।
फिर शियर स्ट्रेंथ आता है चैप्टर, बड़े चैप्टर में, और अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। बाकी इसके अलावा जो डीप फाउंडेशन वगैरह है वो शैलो फाउंडेशन से आगे पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान है। सॉइल एक्सप्लोरेशन भी थ्योरेटिकल पोर्शन है। और थ्योरेटिकल अगर ढूंढोगे तो थ्री फेज में, सॉरी, ओरिजिन ऑफ ये जो सॉइल है वो तुम्हारा थ्योरेटिकल हो गया। क्ले मिनरलोजी बड़ा छोटा सा पार्ट है वो। उसके बाद कॉम्पैक्शन थ्योरेटिकल, क्ले मिनरल थ्योरेटिकल, लास्ट में सॉइल एक्सप्लोरेशन थ्योरेटिकल। तो देखो कितने थ्योरी। लोगों को लगता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे थ्योरी वाले चैप्टर हैं, ठीक है। सो आज पहला दिन है, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा अगर बकबक की हो तो मुझे बताओ तुम लोग। मैं ज्यादा बोलता हूँ थोड़ा, ठीक है। अगर तुम लोगों को लगे कि ज्यादा बोल रहा हूँ तो बोल सकते हो, राइट। किसी को कुछ पूछना है इस दौरान तो पूछ सकते हो, काम की। सर ठीक है। ठीक है। कोई कोई मन में कोई बात अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, राइट। ओके सर। स्टार्ट करते हैं सर। ओके ओके, दैट ये स्पिरिट है ना, स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों के साथ में थोड़ा चाय भी पी सकता हूँ ना, आई थिंक, इफ यू डोंट माइंड। जी जी सर श्योर सर। जरूर। तो क्या सर, एंजॉय के साथ क्लास करेंगे। वो क्लासेस में, मैं वहाँ भी क्लासेस लेता रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा ऑफलाइन में भी ये चाय वगैरह तो पीते हैं तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एनर्जी बनाए रखना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। अब सॉइल की बात करते हैं। सॉइल सबने देखा है, ठीक है। सॉइल में तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये पत्थर जो देखते हो बाहर वो सॉइल है? क्या ये धूल जो देखते हो वो सॉइल है? ये जो मिट्टी जिससे तुम्हारा अपना घड़ा बनाता है, क्या वो सॉइल है? ये जो तुम बालू, सैंड, सैंड भी सॉइल है। ये सब तो सॉइल ही है। तो अल्टीमेटली ये सारा सॉइल है। अच्छा ये छोड़ो, खाद बनाते हो ना, पेड़ पत्तों को गला के और बहुत सारा एक पिट में जमा करके खाद बनाते हो, वो भी सॉइल है, राइट। इनफैक्ट यू नो द एक्सक्रीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट सॉइल, यू नो दैट, राइट। मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में बोल के निकल गया क्योंकि ठीक नहीं लगता है हिंदी बोलना इसमें। सो वो भी एक नाइट सॉइल, यू नो व्हाट इज नाइट सॉइल। ये सब कुछ सॉइल में आता है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हमारे सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल को देखने के लोगों के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो कोई खेती करता है तो खेती वाला सॉइल को कैसे देखेगा, बोलेगा उपजाऊ जमीन है कि नहीं, है ना, इसमें मेरा कितना अनाज होगा। अगर कोई जियोलॉजिस्ट देखता है तो जियोलॉजिस्ट क्या देखेगा कि अच्छा ये वाला जो सॉइल का स्ट्राटा है उसमें कितना मिनरल्स है, मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से। सबके अपने अपने तरीके हैं, है ना। कोई माइंस वाला देखेगा तो अपने अकॉर्डिंगली देखेगा। हमारा जो मेन प्रोस्पेक्टिव है एक सिविल इंजीनियर का सॉइल को देखने का, वो क्या है बताओ। वो कितना ताकतवर है। यस, दैट्स करेक्ट। यस कांति, कोई और? बिल्कुल सही कांति, एग्जैक्टली exactly। हमारा जो बीइंग एज ए सिविल इंजीनियर जो देखने का सॉइल का नजरिया है वो यही है कि भाई ये हमारा काम कर देगा कि नहीं, मतलब कितना ताकतवर है, दैट्स ऑल गुड। ये जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, क्या ये उसका लोड ले लेगा। लेकिन इसके साथ साथ लोड लेने के अलावा हम कुछ और भी थोड़े से एक्स्ट्रा चीजों को भी देखते हैं। एट द टाइम ऑफ लोडिंग, जब हम लोड रखेंगे तब तो वो लेगा कि नहीं लेगा, ऑफ कोर्स वो पहला क्राइटेरिया है हमारा। फिर लोड को रखने के बाद ऐसा ना हो कि धीरे 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 उसमें सेटलमेंट स्टार्ट हो जाए। क्यों? अगर सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो पता चला मैंने घर बनाया और 5 साल बाद गए तो पता चला फादर के लिए घर बना के था, फादर बेसमेंट में नजर आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो इतना सेटलमेंट भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली देर आर अदर क्राइटेरिया ऑल्सो कि लोड भी लेना चाहिए और सेटलमेंट भी कम से कम हो। अब जैसे ही बात सेटलमेंट की आती है या लोड लेने की आती है तो यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ सॉइल आ जाता है। सॉइल एक्चुअली क्या है? ऑल द वेदरिंग, वेदर होके मैंने टूट टूट के, पहाड़ों से टूट टूट के बना हुआ, जमा होके, ये सारा सॉइल है हमारा, ठीक है। और इस प्रोसेस में होता क्या है सॉइल में कि अच्छा टूटने में भी सुनो, पहाड़ से जो टूट टूट के सॉइल बना, मान लो यहाँ वहां से पहाड़ से या कहीं से टूटा, कुछ जमा हुआ धूल जो भी है या मिट्टी या जो बड़े बड़े पत्थर, ये सारे सॉइल है। तो अब जैसे मैंने बोला पहाड़ टूट के बना, वेदरिंग ऑफ रॉक, इससे सॉइल बना, ये मैंने कह दिया। लेट लेट मी राइट इट डाउन,
है ना, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक। मान लो मैंने ये कह दिया सॉइल, Apa? यस, Muli apa? Muli apa? Sundar है। apa tadi जिसला नहीं लग रहा है। अब ये जैसे ही मैंने कह दिया कि सॉइल तुम्हारा वेदरिंग, वेदरिंग माने टूटना, है ना, हगीज भी बढ़ती हो गया। तो अब मुझे ये बताओ पहाड़ से कैसे टूट सकता है? हथौड़ा जानते हो, हथौड़ा, हैमर, मैं हैमर से मारूं तो पहाड़ टूट सकता है ना। एक तो जी ये तरीका है तोड़ने का जिसको कहते हैं फिजिकल तरीका, फिजिकली तोड़ देना, है ना। अच्छा, दूसरा एक तरीका क्या है कि हवा चलती रहे लगातार और हवा के फ्रिक्शन से उसमें से धीरे 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 पहाड़ कटता रहे, वो भी तरीका। जी कहीं को बर्फ पिघल के गिरे उससे पहाड़ टूटे, वो तरीका है। हवा चलने के अलावा, बर्फ पिघलने के अलावा केमिकल तरीके से भी टूट सकता है। कभी कभी देखोगे पेड़ पौधा उगता है तो वो तोड़ देता है आसपास को, ये सारा तरीका है। इसके अलावा केमिकल्स में घुल मिल के भी टूट जाता है। ये सारे तरीके से रॉक का टूटना हो गया। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि सॉइल फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक, तो तुम लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ डाउट। सर अभी आपने बोला पेड़ पौधे को हम जो पिट में रख देते हैं खाद बन जाता है, वो भी तो सॉइल है। तो आपने लिख दिया कि रॉक के वेदरिंग से जो बनता है वो सॉइल है। ये दोनों बातें तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो हो रहा है कंफ्यूजन, ये डाउट किसी ने नहीं पूछा? सॉइल का फॉर्मेशन मैंने कहा अगर रॉक से हो रहा है तो तुम मतलब लोग सर ये सर बाकी लोग ये का माइक ऑफ कर देना चाहिए क्या? बोलो। म्यूट कर देना। बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड, ओके ओके। किसी किसी का ऑन किया क्या? स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। सॉरी सर, ओके, सर नो सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस। एक वेटिंग मिनट आंसर। सर उसको म्यूट कीजिए। सर आयोग कीपा कितना आयोग है? कीपा म्यूट करो, आपकी आवाज आ रही है क्लास में। अभी ठीक है? कैन आई स्पीक अक्षर? ठीक है सर सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं ये लिखा था एक जंप करके। मैंने सोचा शायद तुम लोग ध्यान से सुन रहे होगे तो कम से कम पकड़ोगे मुझे, पर पकड़े नहीं तुम लोग। सॉइल दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक सॉइल, एक होता है इनऑर्गेनिक सॉइल। बस इतना ही ध्यान रखना। क्या? एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। जो मैंने कहा नाइट सॉइल, जो मैंने कहा जो तुम खाद बनाते हो पेड़ पौधे वगैरह गला के, या जानवरों के मरने के बाद जो वो बच जाता है उसके बाद गल जाता है वो, ये सारा ऑर्गेनिक सॉइल। और अभी तुरंत मैंने जो एक्सप्लेन किया पहाड़ के टूट टूट के जो तुम्हारा सॉइल बनता है वो सारा का सारा इनऑर्गेनिक सॉइल है। बताओ, क्लियर कट हुआ? दो तरीके का सॉइल हो गया। एक, खाद बनाते हो पेड़ पौधे या पशु, ये सब को जब जमा करके गल जाए सड़ जाए वो जो बनता है वो है ऑर्गेनिक सॉइल। और अगर पहाड़ टूट टूट के बने, चाहे वो कैसे टूटे, हवा से टूटे, पानी से टूटे, या फिर कोई ग्लेशियर से टूटे, या केमिकल से टूटे, या पेड़ पौधों के जरिए टूटे, या कुछ केमिकल ऑक्सीडेशन फला, हम केमिस्ट्री में नहीं जाने वाले, मैं ना मैथ पढ़ाऊंगा ना केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो ये सारा जो केमिकल प्रोसेस हो के टूटे, एसिड डाल दो कुछ भी डाल दो तो टूट जाए, हमें क्या करना। बट ये सारे तरीके से टूटने वाले जो सॉइल हैं ये सारे के सारे कौन से सॉइल हैं? इनऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्लियर हुआ। अब दूसरा हमारा सवाल कि जैसे हमने कहा था कि हमें सॉइल ऐसा चाहिए जो हमारे स्ट्रक्चर के लोड को सह सके और साथ में हमें कम से कम सेटलमेंट, है ना। तो तुम खुद बताओ, तुम लोगों ने खाद वाला जो सॉइल है वो सब देखा है ना, तुम बताओ ये ऑर्गेनिक सॉइल क्या हमारे काम का है? नो। एग्रीकल्चरल्स हो गए। नहीं है ना? बोलो, डरो मत, बोलो। फर्टिलाइजेशन के लिए काम आएगा। फर्टिलाइजेशन के लिए इंजीनियरिंग काम, पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं है उसका। क्योंकि कारण क्या है? जो जिसने बोला वो अच्छी बात है, पर ये भी बताओ कारण क्या है? सर क्योंकि वो सॉइल जो एक्सपांसिव होगा और ये ये पानी होने पे बल्किंग होगा ना, और
उसका बेरिंग कैपेसिटी नहीं होगा। ठीक है, गुड। देखो, जिन लोगों ने भी खाद देखा होगा ना, खाद जो खेतों में यूज करते हैं, तो खाद एकदम नरम होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल में लोड रखोगे, सेटलमेंट बहुत बड़ा होता है। कोई हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि हम रख के बोलेंगे भाई तू 2 मीटर नीचे जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो पहला जो प्रॉब्लम है सेटलमेंट का है। दूसरा, यो ने कहा बेरिंग कैपेसिटी, तुम लोड रखोगे, लोड लेने की ताकत ही नहीं है उसमें ज्यादा, वो भी चला गया। और तीसरा, ऑफ कोर्स जैसे ही पानी मिलाओगे उसमें चांसेस होते हैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाने, वो भी एक बात है। बट याद रखना, ऑर्गेनिक के लिए दो बातें। ऑर्गेनिक सॉइल हमारे लिए अगर यूजफुल नहीं है, उसके कारण अगर तुम्हें लिखने पड़े, वाई ऑर्गेनिक सॉइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस, ठीक है। मैं बीच में अगर पेज ऐड करूंगा तो अच्छा रहेगा, तुम लोग उससे तो शायद गुस्सा तो नहीं करोगे। मैं ये 2-3 पॉइंट भी लिखता हूँ, चलो। वाई ऑर्गेनिक सॉइल आर नॉट यूजफुल। बोलो, पहला चीज हमें क्या याद रखना है, लो बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग मैंने समझ रहे हो, लोड लेने का क्षमता। बियरिंग, बियर करना, सहना, है ना, सहना। लोड को सहेगा तो बोलेगा अच्छा बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, आगे हम बात करेंगे अच्छे से। लो बियरिंग कैपेसिटी। दूसरा, लार्ज सेटलमेंट। तीसरा बोल सकते हो एक्सपेंशन या श्रिंकेज, दोनों। अच्छे, श्रिंकेज वर्ड समझते हो? श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब देखो, अब ये जो और ऑर्गेनिक सॉइल है, इसके साथ दिक्कत क्या है कि मान लो गीला थोड़ा सा है, नमी है उसके अंदर, मॉइस्चर, और उसको अगर मैं उसको मैं सुखाना स्टार्ट कर दूं ओवन में ले जाके या आग दिखा के, तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी निकलेगा उसका जो वॉल्यूम है वो सिकुड़ जाएगा। तो अब कोई सॉइल पानी जाए, अब पता चला मैंने घर बना दिया, धूप लग हो गया पूरा, और पूरा तुम्हारा सॉइल जो है पूरा सूखते सूखते छोटा हो गया और स्ट्रक्चर नीचे बैठ गया, ठीक है। तो लार्ज श्रिंक, मोर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, मोर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। स्वेलिंग माने बढ़ जाना, पानी लेगा तो फैल जाना, और श्रिंकेज माने सिकुड़ जाना। टफ पढ़ा रहा हूं क्या मैं? तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है भाई। अब आते हैं फिर अपने इनऑर्गेनिक सॉइल की तरफ। तो हमारे लिए काम का सॉइल जो है वो है इनऑर्गेनिक सॉइल। अब इनऑर्गेनिक सॉइल में भी हमारे पास में दो बातें आती हैं। जैसे मैंने बात किया था तुमसे कि अगर हवा तोड़े, पानी तोड़े, या ग्लेशियर तोड़े, ये सारा तोड़ना हथौड़े से तोड़ने के जैसा है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े तोड़े जाएंगे उसके, है ना। अब सोचो, पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ोगे तो जो पहाड़ है उसको कहा जाएगा क्या, पेरेंट रॉक। अब पेरेंट हो गया वो, ये लोग बच्चा हो गया उसका। तो पेरेंट रॉक से अगर हवा और पानी और ग्लेशियर, ये लोग अगर तोड़ तोड़ के अगर फिर कहीं डिपोजिशन करके मिट्टी बना दें, ऐसे में क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काइंड ऑफ फिजिकल वेदरिंग है? फिजिकल मतलब समझते हो, मैं तुम्हें अभी डांट दूं, इमोशनल रहोगे तुम, अरे सर ने मुझे डांट दिया, अब मैं तुम्हें मार दूं तो बोले फिजिकल मारा मारी हो गया, ये है ना, ये फिजिकल है। लगातार हवा से कट कट के टूटना, लगातार पानी से लग लग के टूटना, लगातार ग्लेशियर से टकरा टकरा के टूटना, ये सारा फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक है। और जब भी फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक होगा तो साथ में ये भी तुम्हारे जहन में खुद से आएंगे कि भाई एक पत्थर लिया तुमने, मार के हथौड़े से तोड़ दिया, तो जैसा पत्थर का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स था, टूटने के बाद भी केमिकल जो कंपोजिशन वगैरह होगा छोटे छोटे टुकड़े का भी वही रहेगा। यानी कोई अंतर नहीं होगा उसके केमिकल कंपोजिशन, समझ रहे हो बात, कोई बदलाव नहीं होने वाला। अब ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, तुम यकीन करो ये सारे पॉइंट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग यानी हवा पानी ये सब से होगा, और जब जो सॉइल टूटेगा उसके सारे सारे छोटे छोटे टुकड़े का जो प्रॉपर्टी होगा वो पेरेंट रॉक के जैसा ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर?
फिर तुम्हारे मन में जी सवाल आ सकता है कि अच्छा ये तो ऐसे तोड़ने वाली बात हो, और सर मान लीजिए हम उसमें एसिड डाल दें और बहुत सारा कोई केमिकल, कहीं पहाड़ है, केमिकल से घुल मिल के कुछ हो गया, हाँ फिर तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे सर? हम उसको केमिकल वेदरिंग बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, हो गया सिंपल, वो केमिकल वेदरिंग। तो बेसिकली केमिकल वेदरिंग में प्रॉपर्टी सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो केमिकल से तो कुछ और ही बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विल गेट चेंज फ्रॉम द पैरेंट रॉक। ये हो गया केमिकल वेदरिंग। बोलो, आ रही बात है समझ में? ठीक है। जी सर, जी सर। और कहने के लिए अब ये दो तीन पॉइंट है, ये तो मैं आगे बढ़ गया थोड़ा सा, ये दो तीन पॉइंट भी बोलता हुआ चलो। ये बड़ा जनरल पॉइंट है जो मैंने लिखा है, पहला तो मैंने लिख दिया तुम्हें कि जियोलॉजिस्ट का, सिविल इंजीनियर का, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। और जनरली क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर का जो थिन स्ट्राटा है, थिन पतला सा जो मटेरियल है, उसको हम जनरली सॉइल में कंसीडर करते हैं। और अगर सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो 80 mm के नीचे वाले सारे सॉइल को हम अ, अपने लिटरेचर में लेके रखते हैं। मतलब 80 mm। अब ऐसा नहीं कि पहाड़ का बहुत बड़ा एक साइज है उसको बोलेंगे कि हम सिविल इंजीनियरिंग में एज ए सॉइल यूज करें, नहीं। 80 mm से नीचे वाले साइज को जनरली हम कंसिडर करते हैं फॉर ऑल ऑल कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, साइज। यस, कुछ कोई बोलना चाह रहा था? अच्छा, तुम लोग को यहाँ पे वो उसका ये नहीं है क्या, क्या बोलते हो, जैसे हाथ उठाने वाला या कुछ ऐसा, जैसे मुझे समझ में आ जाए कोई कुछ बोलना चाह रहा सर है तो सर। है ना? हाँ, तो तुम लोग हाथ उठाना, मैं देखूंगा उधर, ठीक है? वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर हाथ उठाओगे तो मैं रुक जाऊंगा, फिर तुम लोग बोलोगे, तो इससे क्या बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन चलेगा, मजा आएगा फिर पढ़ने में, है ना? अच्छा, यहाँ किसी ने लिखा हुआ है कि ये कब की बात है, आवाज नहीं आ रहा, KZM ने लिखा है, फिर मेगा माइंड ने लिखा है कि कुछ व्हाट अबाउट नोट्स, वी हैव टू नोट इट डाउन फ्रॉम स्क्रीन। ना ना, नोट क्यों करोगे तुम, आराम से। तुम देखो, आराम मतलब PVR मतलब मत बना लो, मतलब आराम मतलब जस्ट डोंट राइट। इफ यू वांट टू राइट समथिंग, आई एम नॉट स्टॉपिंग, मतलब मैं रोक नहीं रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? पर कोशिश ये करो, हाँ, लेकिन बिना कॉपी पेन के मत बैठना। और जो कैलकुलेटर तुम्हारे, अच्छा ये टास्क तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैं दो तरह के सवाल बनाऊंगा जब भी चैप्टर खत्म होगा, कभी कभी बीच में भी बनवाता हूँ मैं। चैप्टर्स में जो सवाल रहते हैं वो MCQ, जो तुम्हारा पहला वाला एग्जाम है उसको कवर करता है। और कुछ सवाल थोड़े बड़े बड़े होंगे, थोड़े थोड़े, ताकि वो तुम्हारे सब्जेक्टिव वाले को कवर करेंगे। तो तुम इसका ख्याल दिल से निकाल देना, ये जो प्रिपरेशन होगा इसमें दोनों का प्रिपरेशन साथ में होगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे जो प्री वाला जो तुम्हारा पहला एग्जाम है अरुणाचल में, वो पहले वाले के बाद दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता नहीं है। तो एक ढंग का तैयारी तुमको एक बार में ही करके जाना पड़ेगा। तो पेन और कॉपी एटलीस्ट लेके बैठना, और जो कैलकुलेटर अलाउड है, अब मैं तुम्हारे लिए टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें ये पता करके कल आना है कौन सा कैलकुलेटर तुम्हारे लिए अलाउड है, और जो सब्जेक्टिव एग्जाम में अलाउड है वो कैलकुलेटर लेके बैठोगे। और जब मैं MCQ दूंगा और बोलूंगा इसमें कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, तो बिना कैलकुलेटर के खुद बनाओगे। तो ये थ्योरी वगैरह तो नोट डाउन करने के लिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट न्यूमेरिकल मैं दूंगा और तुम्हें बनाना पड़ेगा और तुम्हें आंसर बताना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? ओके। तो कहाँ थे हम? हाँ। सो सॉइल मैकेनिक्स में जनरली हम क्या डील करते हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें सब समझ में आ ही गया। सॉइल के अंदर से तुम जानती हो, डार्सीज लॉ वगैरह भी आगे पढ़ेंगे कि सॉइल में जब पानी का फ्लो होता है तो क्या हाल होता है बेचारे सॉइल का। और बाकी एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स वर्ड आते ही मतलब सॉइल पे लोड लगाओगे तो सॉइल का क्या होगा, दैट्स ऑल। मैकेनिक्स डील्स विथ व्हाट, स्ट्रेसेस। कोई भी मैकेनिक्स स्ट्रेस से डील करता है, तो मतलब लोड लगेगा, अच्छा लोड लगेगा तो क्या होगा, लोड लगेगा तो या तो दब जाएगा, चाहे शियर हो जाएगा, चाहे कॉम्प्रेस हो जाएगा, कुछ तो होगा ना रे भाई। तो मैकेनिक्स की बात करेंगे, हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे, दैट्स ऑल, है ना? एक अलग सा वर्ड मैंने लिख के दिया है, इसके लिए परेशान मत होना, ये सिर्फ MCQ के कारण मैंने लिखा है। कभी कभी MCQ में अलग सा कुछ वर्ड आ जाता है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है पेडोजेनेसिस। ये कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जब करता है तो इस प्रोसेस को कभी कभी पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। जस्ट जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू रिमेम्बर, दैट्स ऑल। अच्छा, अब एक और बात साथ में याद रखना, हालांकि ये दूसरे किसी एग्जाम में आया हुआ था। तो अब पूरे सॉइल के इस हिसाब किताब में क्या समझ में आया कि जनरल अगर एक एक पर्सपेक्टिव बनाया जाए तो हम बोल सकते हैं कि पहले वेदरिंग होगा। क्यों? सॉइल बनने से पहले क्या होगा, पहले वेदरिंग टूटेगा ना भाई, पहले वेदरिंग के बाद क्या होगा, इनको ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग का स्पेलिंग स्पॉट
ट्रांसपोर्टेशन, वेरी नाइस, मतलब बच्चे तेज है बहुत। ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद डिपोजिशन। डिपोजिशन। वाह, मजा ही आएगा पढ़ाने में। लास्ट, इसके बाद भी कुछ होगा? अपहेवलिंग। मतलब एनीवन? कंसोलिडेशन। नहीं, हीविंग, ये फालतू वर्ड है। क्यों पता है? मैंने किसी एग्जाम में देखा, जरूरत नहीं है इसकी, ये सब पता है कैसा है, ये क्यों लिखा हूं ये भी बताता हूँ। हर चीज पढ़ाया नहीं जाता। अब तुम लोगों को भी लगा होगा ये हीविंग, हीविंग क्या है? जमा होके उठ जाना, हीव, हीव कर जाना, बड़ा है ना। मान लो एक समतल जमीन है, वहां जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या होगा? हीव कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम बताओ मुझे, एक्चुअल में वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ही है, हीविंग की जरूरत है क्या कहने की? नहीं है। पर एग्जाम में किसी ने क्या किया, एमसीक्यू बनाते समय ऐसे साइकिल बना दिया। अब बताओ, इतना तो बच्चे को खुद समझना होगा कि अगर पढ़ लिया मैंने वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन के बाद क्या होगा, बह जाएगा थोड़ी, जमा ही तो उठ उठ जाएगा ना। तो ये तुम्हारा अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा, ये चीज में ये डेवलपमेंट करना ही पड़ता है, इसके लिए कोई कुछ नहीं करता। और मेरे साथ पढ़ोगे तो आई विल मेक श्योर कि इस तरह के एप्टीट्यूड जरूर डेवलप कर जाओ, ठीक है? तो ये याद रखना, ये तुम्हारा साइकिल है। और फिर से वेदरिंग, हाँ फिर से वेदरिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये साइकिल चलता है। तो अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सॉरी। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हैज जनरल साइकिल, वेदरिंग या इरोजन भी कहते हैं उसको, फ्रॉम द पेरेंट रॉक, देन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू विंड और वाटर, है ना, हवा या किसी चीज से, पानी से, और फिर डिपोजिशन, और फिर अप हीविंग, उसको अप हीविंग कहते हैं, ठीक है? तो मेरा अंग्रेजी तुम्हारे जैसा ही है, उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मैंने बात की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल। तो इनऑर्गेनिक सॉइल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रॉक के टूटने से। बोलो कोई बात अगर मैंने जो बताई हो और मैंने नोट्स में लिखा हो अलग लगे तो जरूर पूछना, ठीक है? बाई मीन्स ऑफ फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, बताया मैंने सेम बात कि भाई साहब, या तो फिजिकल वेदरिंग से टूटे या फिर केमिकल वेदरिंग से टूटे। कहाँ से टूटे? आसमान से, रॉक्स, है ना। तो पहाड़ों से आइदर टू फिजिकल और केमिकल वेदरिंग जो बनेगा सॉइल टूट टूट के, वो कौन सा है? सॉइल इनऑर्गेनिक, राइट। नेक्स्ट क्या है, मैं ना इसको हाईलाइट नहीं करता हूँ। अच्छा, ये लोग प्रिंट लेते हैं, तुम लोग अगर प्रिंट नहीं लेते हो तो मैं हाईलाइट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। थोड़ा सा मुझे भी यूज टू करके ऐसा बनाना चाहिए कि नोट्स बाद में अगर तुम पीडीएफ से पढ़ोगे तो मैं इंपॉर्टेंट वाला ही ज्यादा हाईलाइट करूंगा, सबको हाईलाइट करूंगा तो कोई फायदा नहीं। सर ये लोग प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट लेते आउट हो लेते तो हैं मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर प्रिंट लेने में तकलीफ होगी। तुम लोग बोलते भी नहीं हो, ये हटा दे रहा हूँ फिर मैं, ये सारा हटा देता हूँ, फिर मैं सिर्फ अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है? जी सर। हाँ, फिर वो प्रिंट लोगे तो खराब हो जाएगा, वो तो पूरा अजीब सा आएगा एकदम। सो ये रहा तुम्हारा इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल है फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक बाय मींस ऑफ फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। और ऑर्गेनिक सॉइल का क्या हो गया? फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर लाइक प्लांट, है ना, एनिमल एक्सेट्रा। They have a bad engineering properties like extremely compressible, hence avoided for any use as a foundation material, right? अब तुम ये ना बोलना कि सर तो पढ़ के निकल गए, मैंने पहले पढ़ाया बाद में पढ़ाया है, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो बोलो, और चाहोगे बोलोगे कि सर स्पीड बढ़ा दीजिए तो मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा, बोलोगे नहीं सर बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चलाते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है? जी सर। ठीक चल रहा है सर। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो अब आ यस जाते सर। हैं, यस बोलो। यस सर, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, ओके थैंक यू। तो अब हम आ जाते हैं फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग पे। ये क्या था हमारे लिए? मैंने पहले कह दिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनऑर्गेनिक्स। तो भाई इनऑर्गेनिक्स वाले तो पढ़ो उसको, ऑर्गेनिक को थोड़ी पढ़ना है हमें। तो इनऑर्गेनिक सॉइल में इसके फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, एक है तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग से, एक है तुम्हारा केमिकल वेदरिंग से। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डीप जाने की इसमें जरूरत पड़ती नहीं है, बट थोड़ा बहुत जाएंगे। क्यों पता है? इसीलिए नहीं कि हमें साइंटिस्ट बनना है इसमें, लेकिन इसलिए कि ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये एग्जाम के समय याद कैसे आए। याद रखना इंपॉर्टेंट टास्क है ना। तो जब बातें किसी पे ज्यादा होंगी तभी याद भी आएगा।
अभी मैं बात करूंगा, बोलूंगा सिर्फ शाहरुख खान का एक बिल्डिंग है उधर मुंबई में, मन्नत में, लेकिन उसके आगे मैं बात करूंगा। अरे वो मन्नत जो है, वो बैंड स्टैंड जो है ना तुम्हारा मुंबई में, जो तुम्हारा समुद्र है, तो वो बैंड स्टैंड से इतनी दूरी पर है वो, और ठीक वो सलमान खान का जो पीछे गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसी के पास है। और फिर मैं बताऊंगा, मैं वहां जाता था, मैं वहां रहता था, घूमता था, कई बार वहां बैठता था। तो तुम्हें थोड़ा सा याद रहेगा, अच्छा 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 अच्छा, ये बात ऐसी होती है, तो ये बातें इसीलिए है। नाउ, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। पहला लाइन, इट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट रॉक। क्लियर हो चुका है? क्यों? क्योंकि पहाड़ से तुमने पत्थर मार मार के तोड़ा या हथौड़ा मार मार के तोड़ा, तो भाई उसके टुकड़े ही तो हुए, कोई प्रॉपर्टी में थोड़ी चेंज आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? ये ठीक है, ये हमने पहले भी बात कर ली थी। केमिकल में हमने क्या बात किया था? केमिकल वेदरिंग के जरिए जब होगा तो प्रॉपर्टी उसका बदल जाए। भाई एसिड रूसी डाल के घुला उला दिए, उसके बाद कहाँ उसका पहाड़ का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, पता चल रहा है तुमको? आम आदमी समझ सकता है इस चीज को, तो नाम से ही याद रखे। अब मुझे तुम खुद बताओ, ये मत देखो, तुम लोग बताओगे, अब हाथ उठा उठा के बताओगे, तुम बताओ फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में साइज ऑफ पार्टिकल किस में बड़ा रहेगा? फिजिकल। फिजिकल। बस हो गया फिजिकल यार, में भरा होगा। यही है। अच्छा, अब और एक बात, साइज ऑफ पार्टिकल से याद आ गया। एक बात बताओ, बड़ा बड़ा पत्थर को अगर मैं साथ में रखूंगा, जैसे ये बड़ा बड़ा पत्थर था, ठीक है, ये साथ में रहेगा, तो यहाँ जो वॉइड बना, ये वॉइड दिख रहा है, ये वॉइड मैंने खाली जगह, है ना? अच्छा, और इसके ये बजाय मैं छोटा छोटा पत्थर को रखूंगा, छोटा 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 छोटा, तो वॉइड का साइज जो है किसमें ज्यादा बड़ा रहेगा? बड़ा वाला- बड़ा वाला। बड़ा पत्थर। जो सब बात है तुम लोग बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चौथा पत्थर सर। वॉइड का जो साइज है हम्म। किसमें बड़ा रहेगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में? एक दो। नंबर। नहीं, वॉइड माने सर खाली। वॉइड का साइज बड़ा में बड़ा होगा। हाँ। आ, आची, नंबर वॉइड से छोटा में आची तुम बोल रहे थे क्या कि छोटे वाले में रहेगा? वॉइड का साइज मैंने समझ रहा, वॉइड माने खाली जगह। आची, नहीं सर। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सर वो सबका बोर्ड होता है, सिंगल करने बोले। नहीं नहीं, देखो ये बड़ा बड़ा पत्थर रखा मैंने, हाँ। ये एक वॉइड का साइज कंपेयर हाँ। करो। अब मैं छोटा छोटा पत्थर रखूंगा, ठीक है, कितना भी कुछ करोगे तो कभी भी तुमको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये खुद से इमेजिन करके हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करना इन चीजों को। अब बताओ, वॉइड का साइज बड़ा होने का हमेशा किस में प्रोबेबिलिटी, किस में रहेगा ज्यादा? बड़ा पत्थर। जब बड़ा साइज होगा, बड़ा पत्थर नहीं, पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वॉइड का साइज भी बड़ा होगा। पार्टिकल साइज छोटा होगा तो वॉइड का साइज भी छोटा होगा। लेकिन याद रखना, मैंने इंडिविजुअल वॉइड के साइज की बात की है ना? मैंने पूरे कितना उसमें अंदर खाली जगह उसकी बात नहीं की है, सिर्फ मैंने एक इंडिविजुअल वॉइड के साइज की बात। अब मुझे बताओ, सवाल अगर मैं पूछ दूं, इन इन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल या इन व्हाट टाइप ऑफ वेदरिंग the soil will be having larger void side, in what type of weathering soil will have larger size of void? साइज लिखा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है साइज, मैंने ये नहीं कहा कितना वॉल्यूम, दोनों में फर्क है। साइज सिर्फ साइज, बड़ा छोटा इतना बस, लार्जर साइज ऑफ वॉइड। और यहाँ दो ऑप्शन फिलहाल दे दिया जाएगा, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, बोलो, ए और बी, बोलो। बोलो। ए। ये होगा। फिजिकल वेदरिंग। और गलत भी हो, अगर कुछ लगे ना तो शर्माया मत करो, बेधड़क बोलो, क्योंकि जो गलत बोलेगा वो दो चीज सीखेगा। गलत बोलेगा तो मैं उसको सही बताऊंगा, और अपना गलत जो बोला वो भी याद रहेगा उसको, इसलिए बिना हिचकिचाए बोलो।
मेरे साथ में रट रट के पढ़ लेना है, बाद में जाके घर में क्यों मेहनत करना है। कैसा लगा डायलॉग, अच्छा था। जी सर। हाँ, मेरे साथ में रट रट के पढ़ लेना बढ़िया। है, बाद में जाके एक्स्ट्रा मेहनत ज्यादा नहीं करना है। हाँ करना है मेहनत, पर अननेसेसरी माथा क्यों फोड़ना है अपना। तो हम स्टार्टिंग से कहानी बनाते आ रहे थे कि बड़ा साइज का है तो वॉइड का साइज बड़ा होगा, तो सवाल पूछ दिया जाएगा भाई कि अगर वेदरिंग में, फिजिकल वेदरिंग में बड़ा साइज ऑफ वॉइड मिलेगा या केमिकल वेदरिंग में, तो भाई फिजिकल वेदरिंग में मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो तुम्हारा समझ बोलेगा। अब ये रटने की जरूरत है क्या। नहीं। अब अब इससे और एक स्टेप आगे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये तो साइज की बात हो गई, वॉइड की साइज। अब सवाल उठता है, अब वॉइड वॉइड के साइज से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा सवाल करते हैं। पहले उस सवाल को करने से पहले मैं तुमसे एक जनरल बात करता हूँ। आटा देखियो, आटा, जी यस सर। आटा साने तो नहीं होगे, मैं तो बहुत सानता हूँ आटा, समझ ही सकते हो। धीरे ही बोल रहा हूँ वरना समझ रहे हो ना। तो आटा सान के मैं बहुत रोटियां बनाता हूँ। अब आटा का छोटा छोटा पार्टिकल, फ्लोर है ना, फ्लोर ग्रीन, आटा पिसा हुआ आटा। अब तुम लोग ये मुझे बताओ, एक डब्बा है, ठीक है, एक मान लेते हैं डब्बा है। इस डब्बे में मैंने रखा सॉलिड, एकदम सॉलिड, प्योर सॉलिड, एक बड़ा सा कोई सॉलिड, माने इतना बड़ा सॉलिड पत्थर। और दूसरे डब्बे में मैंने क्या किया, इसी को पहले ले गया इधर, पीस पीस के पूरा इसको भुरादा बना दिया। और उतने ही बड़े डब्बे में अगर लाके मैं भरूंगा तो होगा क्या। ये कोई सॉइल मैकेनिक्स नहीं है, ये तुम्हारे घर और मेरे घर का ऐसे ही सोच समझ है। इसी को पूरा पहले पीसा। और अच्छा, तुम गेहूं लेके गए हो कभी पिसवाने के लिए। यस सर। हाँ, तो गेहूं लेके जाते हो तो गेहूं का जो देखने में इतना गेहूं ठीक है, अब पिसने के हाँ, बाद इतना रहता है कि बढ़ जाता है, ये बताओ। वॉल्यूम कम कम हो आते। नहीं नहीं, कम हो जाता, बढ़ता है कि घटता है, ये बताओ। घटता है सर, घट गेहूं पीसने के बाद वॉल्यूम, घट जाता कम है। है। घट जाता। बढ़ता बढ़ तो जाएगा। आटा पिसवाने गए नहीं हो सही से, या तो तुम्हारा जो बंदा वो चोरी कर रहा है उधर। चलो रहने दो एग्जाम्पल, तुम लोग एग्जाम्पल के साथ में खिलवाड़ कर दियो, कोई बात नहीं, मैं नया एग्जाम्पल ले आऊंगा। ये बोलो, छोड़ो, आटा का बात खत्म करो, तुम लोग मतलब मेरा वो कर दोगे। ये डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे में अब समझ से आगे चलते हैं एप्टीट्यूड की तरफ। अगर मान लो कि मैंने एक सॉलिड यहाँ पे भर रखा था, और सॉलिड भी मेरे पास में जो पत्थर था वो ऐसे ही था, बिल्कुल उसी शेप का। हालांकि गोली पत्थर होता है, पर सोचो फिलहाल के लिए डब्बा भी ऐसे ही था, पत्थर भी ऐसे ही था। पूरा इस डब्बे के अंदर इस पत्थर ने ऑक्यूपाई कर रखा था, ठीक है। अब तुम ये सोचो, अगर इस पत्थर को बाहर निकालूं और इसको 3 टुकड़े में तोड़ दूं, कुछ भी ऐसा ऐसा तोड़ सकता हूं ना। इसी पत्थर को निकाला मैंने बाहर और मार के हथौड़ा 3 या 4 टुकड़े में कर दिया, लो, या 5-10 टुकड़े में कर दिया। अब दोबारा मैं अगर उस पत्थर को रखूंगा जमा करके, दोबारा उसी डब्बे में ये पत्थर आ नहीं पाएगा। क्या बोलते हो। जी जी जितना सर। सही अच्छा है। से पैक हो गया था, अब ऐसे ऊपर उठ जाएगा। ये मान सकते हो कि नहीं? जी सर। क्यों होगा ऐसा। बहुत आ गया सर। वेट सर। बहुत ज्यादा बना लिया अब ना। क्योंकि ये लोग बेचारा लोग सब आपस में सटा हुआ था एकदम पैक। कौन लोग, ये लोग पूरा पैक है ना, कुछ नहीं था बीच में। अब तोड़ दिए हो तो आपस में बेचारा लोग सेटल ही नहीं कर पाएगा, क्यों। अब एक ऐसे होगा तो एक उस पे ऐसे पड़ा हुआ होगा, खूब ऐसे ऐसे हिलाओगे तो हो सकता है थोड़ा इधर घुस जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाली इधर रह ही जाएगा। क्या बोलते हो। फिर फिर कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ इधर से खाली रह जाएगा। तो अब हालात पहले जैसे नहीं है ना। जी अब बीच बीच में कुछ कुछ खाली जगह आना चालू हो गया, राइट। और अब यहां से तुमको ये बात को समझना होगा, पूरा सॉलिड था। तो मैं पूछूंगा अगर तुमसे, ये 1 नंबर किस्सा था और ये 2 नंबर किस्सा है, तो पहले वाले केस में जब पूरा सॉलिड था तो वॉइड का साइज नहीं पूछ रहा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड,
कितना वॉइड था इसके पास। तो हो सकता है मैं बोल दूं 0 था भाई, साइज को तोड़ा मैंने, मान लो पहले में मैंने 2 ही टुकड़ा किया, शायद मान लेते हैं 2 टुकड़ा या 3 टुकड़ा किया, ठीक है। तो 3 टुकड़ा किया मैंने, तो हो सकता है ये 3 टुकड़ा या ऐसे आ गया, या 4 टुकड़ा। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई वही पत्थर तोड़ा मैंने, तो अब क्या हालात है, तो बोलोगे सर ये सब तो वॉइड आ गया। क्यों? अच्छा, और उसको मैं टुकड़ा करूंगा तो क्या होगा, और टुकड़ा करोगे, उसी में भरोगे, तो वॉइड का साइज तो घटेगा, वॉइड का साइज तो घटेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा का क्या मतलब है, छोटे 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 बहुत बहुत सारे वॉइड रहेंगे। तो वॉइड के इंडिविजुअल जो साइज है वो तो छोटा रहेगा, लेकिन सारे वॉइड को जोड़ोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा। यहां से हमें एक बात को याद रखना है, क्या याद रखना है, लार्जर अगर होगा पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज अगर लार्ज होगा तो क्या होगा, साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड विल बी मोर, है ना, साइज ऑफ इंडिविजुअल, स्पेलिंग मेरा अगर गलत हो तो बोल सकते हो तुम लोग, व्हाट्सएप का जमाना है, मेरा भी खराब ही हो गया हालत। इंडिविजुअल वॉइड साइज, नहीं, इंडिविजुअल साइज ऑफ वॉइड will be more, but volume of void will be more in smaller size part। समझिए, जब स्मॉल साइज का पार्टिकल होगा तब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा। जैसे आटा है, आटा को दबाते जाओ, आटा जब पिसा हुआ है तो दबता है, आखिर वो जो दब रहा है, क्या आटे का दाना दब रहा है क्या, आटा, गेहूं नहीं, आटा जो पाउडर की तरह है, तुम जब उसको दबा रहे हो आटा दबता जाएगा, आखिर क्या दब रहा है उसमें, उसमें जो छोटे छोटे पोर्स है ना वही निकल रहे हैं, उसमें से हवा निकल रहा है, तो आटा दब जाओ। लेकिन अगर उसी की जगह पे अगर तुम सोचो सैंड लेके आ जाओ, सैंड को रखो तो सैंड पहले ही सेटल होके रहता है और दोबारा ज्यादा और दबता नहीं है, पार्टिकल का साइज सैंड का कंपेयर टू आटा बड़ा है। तो अगर सैंड में और आटे के बीच में तुमसे पूछा जाए कि दोनों को नॉर्मल तरीके से रखा जाए एक जगह पे, ज्यादा ऊपर से किसी को ना डाला जाए, और दोनों को बराबर बराबर रख के पूछा जाए बताओ दोनों का बराबर रखने का क्या मतलब हो गया, कि दोनों, ये भी मैंने इतना ही रखा सैंड को और बगल में आटे को भी मैंने उतना ही रखा, ठीक है, सैंड को भी आराम आराम से रखा और आटे को भी आराम आराम से रखा। अब अगर कोई पूछे कि दोनों इतना है और बताओ किस में ज्यादा वॉइड होगा, ऑब्वियसली आटे वाले में ज्यादा होगा। क्यों? वॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड पूछा जा रहा है, किसमें वॉइड ज्यादा होगा, वॉइड का साइज नहीं, आटे वाले में। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज छोटा, particles। ठीक है। तो छोटा साइज का पार्टिकल होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक इतना ही सैंड हो और इतना ही आटा हो, अब कोई ये बोले कि मैं इतना सैंड रखूंगा और मैं इतनी आटा रखूंगा, तो भाई ये कोई कंपैरिजन है? अब मैं जाऊं कंपटीशन करने के लिए 2 क्लास के बच्चे से, तो कंपैरिजन है? कंपैरिजन ऐसे होगा ना कि मेरा बोलोगे और फिर बोलोगे कोई टीचर का, तब कंपैरिजन है ना। तो कंपैरिजन भी ऐसे ही किया जाता है, अननेसेसरी नहीं। तो 2 बातें यहां से हमें समझ में आई कि अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो इंडिविजुअल वॉइड का साइज बड़ा होगा, और अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो ज्यादा होगा। अब ये सारी बातों को हमने ध्यान में रखा है, उस पर हम मार्किंग करते हैं। पहला, ये तो हमने कर लिया 1 नंबर, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। द सॉइल फॉर्म्ड आर कोर्स ग्रेन्ड माने बड़ा दाना, ये हम वर्ड यूज करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन माने थोड़ा महीन दाना, है ना, जी। ग्रेन्ड माने थोड़ा मोटा दाना। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल
हमने पहले ही बात किया था, फिजिकल वेदरिंग में और केमिकल वेदरिंग में अगर कंपेयर किया जाए, तुम्ही ने बताया था, मैंने नहीं बोला था। तुम लोगों ने बोला सर फिजिकल वाले का दाना बड़ा हो, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे कि भाई इसमें होगा कोर्स ग्रेन। अब तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। अब रह गई बात ग्रेवल और सैंड की, तो मैं बता देता हूँ। वो एक कैटेगरी पहले यहाँ देख लो, तुम सबको पता होगा जनरली सॉइल में क्या है, सबसे बड़ा साइज का बोल्डर कहलाता है, उससे छोटा कॉबल्स, उससे छोटा ग्रेवल। हाँ, ग्रेवल से लेके यहाँ तक हमारे बहुत काम का है, ये दोनों कोई काम का नहीं है। ग्रेवल से लेके क्ले तक, क्ले के नीचे भी एक वर्ड आता है पर जरूरी नहीं है उसको याद रखना, फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोलॉइड्स कहते हैं उसे, ठीक है, कोलॉइड्स। ये थोड़ा सा, ये हालांकि ठीक नहीं है उतना, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बोल देता है कोई कोलॉइड्स। वो क्ले का ही छोटा और पार्टिकल होता है। अब हमारा क्या है, ये हमने कैटेगराइजेशन कर दिया, लोगों का नामकरण होता है, किसी का यह नाम मार्क है, किसी का नाम कामकी है, तो अलग अलग लोगों का नाम। उसी तरह हमने भी सॉइल का साइज के आधार पे नामकरण कर दिया। बोला थोड़ा बड़ा दाना रहेगा 80 mm से 4.75, तो बोला ग्रेवल है। और ये अभी साइज याद करने के पीछे अभी टेंशन मत लेना, मैं रटवा दूंगा, ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है टेंशन लेना। तुम्हारा काम है बस सुनते रहना। सबसे बड़ा ग्रेवल, तुम अभी इस तरफ मत देखना, उससे छोटा सैंड, सैंड में फिर आता है अलग अलग, लेकिन उससे छोटा सैंड, तो हमारे लिए क्या हो गया भाई, ग्रेवल। ग्रेवल के नीचे सैंड, और सैंड के नीचे क्या है बोलो, सिल्ट, और सिल्ट के नीचे क्ले। बस हमें इतना ही याद रखना है। और इसमें भी दो वैल्यू याद रखना चाहते हो तो देखो, सबसे मजेदार बात, एक वैल्यू याद रखो 4.75 mm, और एक वैल्यू याद रखो 75 माइक्रोन। बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा। माइक्रोन, अच्छा 75 माइक्रोन माने कितना होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ है ना। तो 75 माइक्रोन माने कितना हो जाएगा, 0.075, 0.075। है ना। नहीं नहीं, डबल जीरो नहीं होगा, एक ही जीरो होगा, 3 बार जाएगा ना, 1 2 और 3। जीरो जीरो कौन बोल रहा है, 2 3 जीरो और लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जो इसमें हमने फिर और कैटेगराइज किया आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, हमने बोला देखो भाई ऐसा है कि तुम लोग बात समझो, ये जो हमारा सिल्ट है ना और क्ले है ना, ये हम मान लेते हैं फाइन ग्रेन, फाइन में ना अरे महीन महीन दाना है, सब फाइन में चला गया, हमने इसको बोला सब फाइन ग्रेन। और ये जो तुम्हारा ग्रेवल और सैंड है ना, इसको हम कह देते हैं कोर्स ग्रेन, माने बड़ा दाना, बस और क्या, कोर्स ग्रेन माने बड़ा दाना, बस इतना ही। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि फिजिकल वेदरिंग हैपेंस ड्यू टू, नहीं सॉरी, द सॉइल फॉर्म्ड आर कोर्स ग्रेन लाइक ग्रेवल या सैंड, और इससे जो बनेगा केमिकल वेदरिंग से, सॉइल फॉर्म्ड आर फाइन ग्रेन जैसे क्ले और सिल्ट। कोई दिक्कत आ रही, क्ले और सिल्ट हमने अभी बात किया कि भाई ये सब थोड़ा सा महीन दाना है, तो भाई हमें पता है केमिकल वेदरिंग से बारीक दाना बनेगा, बहुत बारीक, और फिजिकल वेदरिंग से थोड़ा मोटा बनेगा उससे दाना। नेक्स्ट है फिजिकल वेदरिंग हैपेंस ड्यू टू व्हाट, इम्पैक्ट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ एजेंसीज लाइक व्हाट, वाटर, आइस, विंड, हमने ये बात भी कर ली, हवा से, पानी से, बर्फ से, है ना, ड्यू टू द स्प्लिटिंग एक्शन ड्यू टू आइस एंड प्लांट, ये सबसे जब टूटेगा तो फिजिकल वेदरिंग है ना। और केमिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल कुछ होना, केमिकल होना मतलब जैसे ऑक्सीडेशन होना, हाइड्रेशन होना, कार्बोनेशन, ये सब याद रखने की जरूरत उतना नहीं, जस्ट यू रिमेम्बर दैट केमिकल वेदरिंग। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, कॉम्पेरेटिवली, कॉम्पेरेटिवली माने किससे कंपेयर में, केमिकल वेदरिंग वाले के कंपेयर में, है ना। लेस वॉइड रेशियो बट हैविंग बिगर वॉइड साइड। अब यहाँ सवाल उठता है, तुम्हारे मन में आएगा सर हमें तो अभी आपने वॉइड रेशियो नहीं पढ़ाया। हाँ नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो अभी इसके बाद आए। तो अभी के लिए वॉइड रेशियो को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से समझो। वॉइड रेशियो को अभी के लिए जो लोग एकदम नया पढ़ रहे हो, ये समझो वॉइड रेशियो का बताना, किसी को कोई बोलेगा ना वॉइड रेशियो माने, अच्छा अच्छा बोल रहा है कितना वॉइड, कितना, कितना बड़ा नहीं, टोटल कितना वॉइड, है ना। वॉइड रेशियो को अभी कैसा समझो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है।
वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैंने सारे वॉइड को जोड़ के, हाँ भाई साहब कितना सेंटीमीटर क्यूब हुआ, है ना वैसा। तो हमने क्या लिखा कि फिजिकल वेदरिंग से जो टूटा हुआ सॉइल है उसमें वॉइड रेशियो कंपैरेटिवली क्या होगा, लेस होगा। अब तुम बोलोगे सर फिर से रिपीट रिपीट, देखो रिपीट नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ यहां से। ये 3-4 दाने वाला सॉइल था, यहाँ याद है तुम्हें, ये वाला, और यहाँ ढेर सारे दाने वाला। अब तुम मुझे बताओ, ये 2 नंबर और 3 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में हमने क्या बातें की। 2 नंबर वाले में इंडिविजुअल साइज ऑफ वॉइड बड़ा होगा, सही ना। 2 नंबर वाले में बड़ा दाना है, तो एक इंडिविजुअल साइज ऑफ वॉइड जो है, वो वॉइड जो है वो बड़ा होगा कंपेयर टू 3 नंबर। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करें, माने सारे वॉइड को जोड़ा जाए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करें तो वो किसमें ज्यादा होगा, 3 नंबर। 3 नंबर में। इसी बात को हमने यहां पर लिखा है, कहा गया, कॉम्परेटिवली लेस वॉइड रेशियो, माने फिजिकल वेदरिंग में वॉइड रेशियो माने वॉल्यूम ऑफ वॉइड कंपैरेटिवली कम होगा, बट हैविंग बिगर वॉइड साइज, है ना। लेकिन वॉइड का इंडिविजुअल जो साइज है वो बड़ा होगा। बोलो 4 तक तुम लोग पहले बताओ, सब लोग क्लियर हो तब आगे बढ़ेंगे। जी सर। क्लियर है सर। ठीक है। जी सर ठीक है। ओ, नींद तो नहीं आ रहा है। नो सर। ठीक है। नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा इंटरेस्टिंग तो सॉइल मैकेनिक्स है ही, उसको इंटरेस्टिंग बना के आसान बना के पढ़ोगे तो एग्जाम में भी ज्यादा ही अच्छा से परफॉर्म करोगे। एक बात याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर तुमने कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे से पकड़ लिया ना, एग्जाम के समय में कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहता है कि तुम बाकी सब सब्जेक्ट में भी अच्छा कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। एग्जाम एक्चुअली में क्या है ना, तुम्हें लगता है कि पढ़ के बड़ा नॉलेज गेन करके देने का नाम है, नहीं, एग्जाम एक मैनेजमेंट का नाम है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये एक्चुअली में एक मैनेजमेंट का नाम है। तुम कोई रिसर्च एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो। तुम्हारे पास जितना अच्छा मैनेजमेंट स्किल होगा उतना अच्छा तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। ये गलतफहमी है बच्चों को कि मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, ज्यादा रिसर्च कर लूंगा तो अच्छा कर लूंगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी गुड मैन इफ यू वांट टू गेट एक्सेल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन में ये कंपैरिजन तुम यहाँ फिर मत पढ़ो, मैं तुमसे फिर सवाल करता हूँ। परमिबिलिटी वर्ड कितनों को नहीं पता है, मैंने पूछा पता है नहीं, कितने लोगों को परमिबिलिटी नहीं पता है। एनीवन, एनीवन, मतलब परमिबिलिटी क्या चीज है, बस इतना, वो डीप नहीं पूछ रहा हूं मैं, मुझे भी डीप नहीं आता है। परमिबिलिटी कितने लोगों को नहीं पता है। अच्छा कोई नहीं कह रहा है, इसका मतलब सबको पता है, ठीक है। तो अब तुम बताओ मुझे, सबको पता है, तुम लोगों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, अब तुम जवाब दोगे। फिजिकल वेदरिंग में और केमिकल वेदरिंग में ये दोनों टाइप का सॉइल है, ठीक है। तुम बताओ परमेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी। फिजिकल। फिजिकल में सर। वो का भी जवाब दे दो। फिजिकल में होगा सर। हाँ फिजिकल में होगा, मैं मान गया, लेकिन क्यों। इंडिविजुअल वॉइड साइज ज्यादा है। लार्ज वॉइस। एग्जैक्टली, फ्रिक्शन कम होगा। नहीं 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 नहीं, फ्रिक्शन, इंडिविजुअल बहुत 100%। ज्यादा। सिंपल, बहुत सिंपल। पानी को बहने के लिए क्या चाहिए, चेत चाहिए। फ्रिक्शन तो बाद में आता है ना, जगह चाहिए। अरे एकदम सिंपल, तुम लोग बहुत ज्यादा डीप जा रहे हो। अब किसी को बैठने के लिए जगह चाहिए रे भाई, जगह दोगे तो ना बहेगा। एकदम छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, छोटे छोटे ओपनिंग्स, तो फ्लो ऑफ वाटर, परमिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ वाटर, राइट। परमिबिलिटी पानी, सॉइल के अंदर पानी का जो बहना है उससे रिलेटेड है। और ये मान के रखना दिमाग में कि परमिबिलिटी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इनसाइड द सॉइल। क्या है परमिबिलिटी, काइंड ऑफ वेलोसिटी, फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द सॉइल।
अगर फ्लो ज्यादा है पानी का सॉइल के अंदर तो हम बोलते हैं परमेबिलिटी ज्यादा है, और अगर पानी का सॉइल के अंदर फ्लो कम है, बड़ा धीरे धीरे है, तो हम बोलते हैं परमेबिलिटी कम है। अब परमेबिलिटी ज्यादा कब होगा? जब इंडिविजुअल पोर्स का साइज, इंडिविजुअल वॉइड का साइज जब बड़ा बड़ा होगा तो पानी फटाफट जाएगा, और बहुत छोटा छोटा पोर्स होगा तो पानी बेचारा बहुत मुश्किल से टक टक किसी तरह से करके जाएगा, राइट। तो अब ये बात समझ में आ गई कि भाई परमेबिलिटी जो है वो फिजिकल फिजिकल वेदरिंग वाला जितना भी सॉइल है उसमें परमेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर सबका? तो ये वाला बात हो गया। तो ये सब बातें क्या लग रहा है तुमको याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना नहीं पड़ेगा। तो परमेबिलिटी इन अ फिजिकल वेदर सॉइल इज मोर एंड हियर परमेबिलिटी इज लेस, दैट्स ऑल। अब एक वर्ड आता है लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया फिलहाल के लिए ये समझो, सरफेस एरिया तो सब जानते हैं, राइट? क्यों? सरफेस एरिया सब जानते हैं ना। मैं इसको, लोग इसको मैथमेटिक्स में करके लाते हैं, मैं नहीं लाऊंगा मैथमेटिक्स करके कि एक डब्बे के अंदर एक बड़ा सा गोला बनाऊं, उसका मैं पूरा 4/3 πr³ करूं, फिर उसको मैं टुकड़े टुकड़े करूं, फिर उसके मैं वॉल्यूम निकालूं, फिर कंपेयर करके दिखाऊं, फलाना ढिमाका नहीं। हम इसको समझना है कि याद रहे, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये एक गोल सा पार्टिकल है, राइट? इसको नहीं भी अगर बता पाओगे तो कोई बात नहीं, एक दो पॉइंट हम याद भी रख सकते। इसको मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, वो भी गोल गोल है मान लो, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, तो तुमसे जो पूछूंगा तुम अपने समझ से बताना, मैथमेटिक्स तो तुम साइड में हटा के रखना, अपने समझ से बताना तुमको क्या लगता है। अब हो सकता है पार्टिकल मैंने बड़ा कम रखा, और भी होगा शायद इसमें, ठीक है। एक स्क्वायर भी बन गया भाई, स्क्वायर को लाइट लो। अब मुझे बताओ, ये जो गोला है इसका सरफेस एरिया होगा ना, सरफेस एरिया। अभी स्पेसिफिक पे मैं जा ही नहीं रहा, ठीक है, सरफेस एरिया। तो ये जो गोले का सरफेस एरिया है, हालांकि तुम्हें याद तो होना चाहिए कितना होता है भाई बॉल का सरफेस एरिया? 2πr। कितना? 2πr। नहीं यार, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। मुझे भी याद नहीं है इसलिए मैंने तुमसे पूछा, पर तुम गलत बता रहे हो। 4πr² सर। 4πr²। यस, 4πr², ठीक है। तो हालांकि मुझे इसकी जरूरत है नहीं, पर ये छोटे मोटे चीज याद रखा करो, क्योंकि कभी कभार कहीं जरूरत पड़ जाए किसी और जगह, सॉइल में तो नहीं जरूरत। तो इस गोले का जो सरफेस एरिया होगा, जो कि एक गोले का होता है 4πr², तो लेट अस से इट इज 4π बड़ा वाला r², तो कुछ होगा ये मान लेते हैं, जो भी मान लो 100 सेंटीमीटर के होगा। अब इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, ढेर सारे। अब इन सब का अगर सरफेस एरिया जोड़ूंगा और कुछ एक सरफेस एरिया बनेगा, मान लो ये सबका आर रेडियस है, मान लो आर, स्मॉल आर, और मैंने ऐसे 10 पार्टिकल बना दिया, तो 10 4πr² अगर मैं करूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा? बी। बस यही है, सिंपल। मैंने ना कोई मैथमेटिक्स पढ़ाया ना तुमने कुछ सीखा, तुमने बता दिया आंसर, दैट्स ऑल। इसी तरह से चीजों को समझ के याद रखना है, ज्यादा लोड नहीं बनाना है, ठीक है। जिसकी जितनी जरूरत है, जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां अंदर भी जाएंगे। सो इस पे अब बात आती है सरफेस एरिया पे, हमने बात की, तो फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसके सरफेस एरिया को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और इसके सरफेस एरिया को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अगर मैंने दोनों जगह वॉल्यूम सेम रखा है, क्या फर्क पड़ता है? वी कैन स्टिल से अबाउट सरफेस एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारे लिए सरफेस एरिया बन गया क्योंकि हमने दोनों का वॉल्यूम सेम रखा, समझे? तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम समझ में आता है कि नहीं? या फिर मैं ऐसे लिख दूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लो, और यही इसी को बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं दोनों जगह वॉल्यूम सेम रखूंगा तो मैं फिर भी सरफेस एरिया से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, क्यों? अब ये याद रखने के लिए भी बड़ा आसान होगा।
अब तुम मुझे बताओ, इन दोनों को देख के तुम्हें समझ बात आ गई, किसका कहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, फिजिकल वाले में कि केमिकल वाले में? केमिकल। क्योंकि हमने बात कहाँ से स्टार्ट की है, यानी बेसिक जो है हमारा, बेसिक बेसिक क्या निकला, छोटा दाना होना, सारी बातें वहीं से चालू हुई। केमिकल वेदरिंग में स्मॉल ग्रेन्स होना, फाइन ग्रेन, और फिजिकल वेदरिंग में कोर्स ग्रेन होना, राइट? वहीं से सारी बातें हैं ना, चाहे परमिटिविटी की बातें ले लो, चाहे वॉइड के साइज की बातें ले लो, चाहे वॉइड के अमाउंट या वॉल्यूम की बातें ले लो, या फिर अभी पहुंचते पहुंचते स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात ले लो। क्या बोलते हो तायम? आम जी, कमचंद, आमंदा, तुम लोग भी कुछ बोलो यार। देखो आची ने दिखाया थम्स अप, थम्स अप तो दिखाओ थोड़ा। बोलो कोई इसमें दिक्कत, आगे बढ़े। यस Yes. सर। So for fine grained soil, water content is very important and they are cohesive in nature. ये सबको पता है। आटा क्या है, फाइन ग्रेन है। मिट्टी से कुम्हार जो है घड़ा बनाता है ना, तो वो मिट्टी जो है बहुत फाइन ग्रेन है। तो उसमें अगर पानी डालोगे तब गीला होगा, फिर उसमें ऐसे ऐसे मोल्ड होगा, फिर से शेप एंड साइज बनेगा। लेकिन तुम इतना पत्थर ले लो, पत्थर, अब पत्थर में पानी डालो, क्या होगा? पत्थर से कुछ शेप बना दोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोर्स ग्रेन साइज पर डिपेंड करता है और दूसरी चीजों पर, कोहेसिवनेस नहीं है। अच्छा, कोहेसिवनेस समझते हो? तुम्हारे और मेरे बीच कुछ कोहेसिवनेस Yes, है? sir. कोहेसिवनेस माने कुछ जुड़ाव, कुछ जुड़ाव है ना, तो कुछ अटैचमेंट, कुछ चिपकना, ऐसा। तो हमारे बीच में क्या है, एजुकेशन का है, लर्निंग का कोहेसिवनेस है, टीचिंग एंड लर्निंग का कोहेसिवनेस है ना। उसी तरह जितने फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं, खासतौर पे क्ले, उनमें कोहेसिवनेस है। आटा गूंद के जब रोटी बनाते हो तो देखते हो, पहले आटा एकदम भुरभुरा सा रहता है, एकदम ऐसे उछालो हवा में उछल जाएगा, हर एक पार्टिकल अलग अलग। पानी मिलाते जाओ, आटा एकदम तब एक जगह संगठित हो जाएगा। सैंड में ऐसा होगा क्या? सैंड में ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यानी दो पार्ट बन गया। फाइन ग्रेन सॉइल को हमने देखा कि उनके अंदर में कोहेसिवनेस है। आटे को हमेशा याद रखना फाइन ग्रेन सॉइल की तरह, ठीक है? और सैंड को हमेशा याद रखना कोहेजन लेस, कोहेसिव सॉइल एंड कोहेजन लेस सॉइल। ये भी लिख दूं क्या? तुम्हें अगर कहीं तकलीफ हो रहा तो बताना, ठीक है? पढ़ाते पढ़ाते पैटर्न कभी कभी चेंज हो जाता है। तो दो बातें हमारी क्या हो गई, कोहेसिव सॉइल और एक हो गया कोहेजनलेस। और हमने क्या सीखा है, तो कुछ नहीं, हमने बोला कोहेसिव सॉइल में आटा याद रखना, आटा लिख दूं, और कोहेसिव सॉइल, हाँ, कोहेजनलेस सॉइल में क्या याद रखना, तो सैंड याद रखना, बस इतना ही काफी है। आटा याद रहेगा तो क्यों याद करवा रहा हूँ आटा, इसके पीछे रीजन है। आटे से तुमको याद रहेगा यार कोहेसिव तो है, लेकिन पानी नहीं है तो बड़ा अजीब है। अगर पानी बिल्कुल ना रहे, ड्राई रहे आटा, तो भाई वो भी तो सैंडी जैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पानी का होता है तभी जाके उसमें कोहेसिवनेस है, भले कम ही मॉइस्चर हो। तो बचपन में वो बच्चों का जो पाउडर दूध आता है, खाते हो, बहुत अच्छा लगता है ना, पाउडर दूध, मिल्क, पाउडर मिल्क आता है ना। ये अरे तुम लोगों को पसंद है कि, मुझे तो बहुत पसंद है, आता है तो मैं तो खा जाता हूँ तो। मुझे भी सर। अच्छा, उसपे तुमने देखा कभी, अगर वो उसका डब्बा टाइट ना बंद हो, मॉइस्चर पकड़ लेता है तो ढीला बन जाता है, फिर टेस्ट भी चला जाता है। सही है सर। तो मॉइस्चर पकड़ने के बाद ही उसका कुछ नेचर चेंज होता है, अदरवाइज वो भी आटे के सैंड के जैसा ही है। तो याद रखना, आटा है कोहेसिव सॉइल या नॉर्मल कुम्हार वाला जो मिट्टी है, क्ले, है ना। वैसे अच्छा तो तरीका होता है क्ले याद रखो, लेकिन क्ले के बाद आटा भी याद रखो, ठीक है? उसके पीछे रीजन है, मैं शेयर स्ट्रेंथ में इस बात को दोबारा लेके आऊंगा कि मैंने क्यों आटे को इंट्रोड्यूस किया कि तुम उसको एक कोहेसिव सॉइल के लिए याद रखो। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन। तो
कोहेसिव माने आपस में पार्टिकल के बीच में जुड़ाव होना, और कोहेजनलेस मतलब भैया उसको कुछ कुछ भी करो। हाँ, सीमेंटेशियस मटेरियल अगर दे दोगे, ये भी देखो बच्चे सोचते हैं कि अभी मैं बोलते हुए बोल दूं अरे सैंड का क्या यार, कुछ भी कर दो आपस में चिपके, अरे ऐसे कैसे नहीं चिपकेगा, फेविकॉल लगा भाई, चिपकेगा क्यों नहीं, तो सारा सैंड क्या सब कुछ चिपकेगा फिर। तो बट दे डोंट हैव अ नेचर कि सिर्फ नॉर्मल पानी ऐड किया जाए और उनके पार्टिकल्स आपस में चिपक जाए, ये नहीं होगा। सीमेंटेशियस मटेरियल कुछ डालोगे। सीमेंटेशियस मटेरियल किसको कहते हैं? वो मटेरियल जिसके अंदर चिपकाने की क्षमता हो। सीमेंट का घोला डाल दो तो सैंड ना चिपक जाएगा। तो बेसिकली विदाउट एनी सीमेंटेशियस मटेरियल कोहेसिव सॉइल चिपक सकता है, कोहेजनलेस सॉइल नहीं चिपकेगा। पत्थर वगैरह याद रखो सब कोहेजनलेस में आता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को मैंने कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, दोनों डिफरेंशिएट, और दोनों में साथ साथ पॉइंट भी हमने डिस्कस कर दिए। बताओ ठीक लग रहा है? आगे चले या पीछे से फिर कुछ बताना है? सबका क्या बोलते हो, आगे बढ़ा जाए? चलिए सर आगे बढ़िए। सर अब आप, उसमें हाँ बोलो बोलो। कौन सा स्टेट में मिलते हैं, उसमें भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसको थोड़ा कौन बता सा दीजिए। बोलो बोलो। स्टेट में एलओएल होता है और ये सब अलग अलग का सोइल होता है ना। कौन से क- स्टेट में जी सर, कौन सा स्टेट में ये होता है, ऐसे या भी कौन कुछ। से राज्य में कौन सा सॉइल मिलता है? ये तो जनरल नॉलेज हो गया, ये सॉइल मैकेनिक्स थोड़ी है। कौन से राज्य में कौन सा सॉइल मिलता है वो आता है जनरल नॉलेज। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट कौन से स्टेट में कौन सा सॉइल मिलना, ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ मिलना, ये सारा एक्चुअली में जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो अच्छी बात तुमने पूछी है, उसको नोट डाउन करके रखो, और तुम्हें ये ढूंढना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है जनरल नॉलेज का, ये बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स का है नहीं, ठीक है। तो पर अगर तुम्हें ना मिले तो मुझे बोलो, मैं ढूंढ के बता दूंगा। तो लेट अस गो टू अनदर पार्ट। अब नेक्स्ट बात आती है, हालांकि तुम कुछ चीजें समझ भी सकते हो। जैसे स्टेट की बात कर रहे थे, कौन कर रहा था, बखा। तो स्टेट की बात में जैसे अब मैं अभी तुरंत आऊंगा तो समझ में आएगा। लेट अस गो टू द अनदर। जैसे हमने बात की थी, नहीं हमने जब बात की थी क्या कि सॉइल जो है वो फिजिकल वेदरिंग से टूट रहा है। तो अगर फिजिकल वेदरिंग से टूटा तो अब टूट के डिपॉजिट होना, मतलब पहाड़ यहाँ टूटा पेरेंट रॉक, और पहाड़ के टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े अब यहीं जमा होंगे या दूर जाके जमा होंगे। दो बातें हो सकती है ना। अगर यहीं जमा हो गया तो बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, और यहाँ ना जमा हो, एक्चुअली में पॉल्यूबल सॉइल भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ यहीं टूटा और यहीं नीचे ग्रेविटी से आके यहीं जमा हो गया। लेकिन अगर पहाड़ टूटा और दूर जाके कहीं डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर सवाल ये उठता है उसको दूर लेकर कौन गया? हवा लेके गया। तो वैसे वाले सॉइल को कहते हैं एओलाइन। एओलाइन समझते हो, हवा ने अगर लेके गया। अगर उसको पानी बहा के ले गया तो उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल। समझ रहे हो? इस तरह से अलग अलग नाम हो गया, दैट्स ऑल। अगर झील के जरिए गया, लेक लेक के जरिए तो लैक्स्ट्राइन। अगर समुद्र के जरिए गया तो बोलेंगे उसको क्या? मरीन, है ना। इस तरह से अलग अलग नाम हो गया सॉइल का, ड्यू टू द डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। क्या नाम हुआ? अलग अलग ट्रांसपोर्ट करने वाले एजेंट के वजह से जो डिपॉजिट हुआ सॉइल, उनका नाम अलग अलग हो गया, है ना। तो जैसे मान लो कि नदी बहा के ले गई, अगर नदी बहा के ले गई, नदी बहा के ले गई तो क्या हो गया? एलुवियल्स। एलुवियल्स। और अगर झील बहा के ले गया तो उसका नाम याद रखना, लैक्स्ट्राइन। समुद्र बहा के ले गया तो मरीन। हवा की वजह से एओलाइन, और ग्लेशियर हो गया ग्लेशियल सॉइल। अब सवाल ये उठता है इसमें से याद क्या रखना है और क्या नहीं याद रखना। ये सारे हटाओ, फिर से इस पे आओ। ये नाम कैसे याद रहेंगे? बड़े आसान है ये नाम आपको। देखो, एरोस्पेस, ए एरो, एरोप्लेन, एरोप्लेन है ना। एरोप्लेन यानी विंड के जरिए बहा के ले जाने वाला एओलाइन, एओ।
AEO, एरोस्पेस, एरो क्या बोलते हैं, एरोड्रॉम, ऐसा होता है ना, ये हो गया। दूसरा समुद्र, सबको पता मरीन, तो मरीन सॉइल हो गया। ग्लेशियर का ग्लेशियर हो गया। तो ये तीनों तो ऐसे ही नॉर्मल हो गया, है ना। एलुवियल रिवर के लिए और लेक से लैक्यूस्ट्राइन, तो ऐसे याद रखोगे तो पता चलेगा कि तुमको नॉर्मली सिर्फ लेक के लिए एक नाम याद रखना है और रिवर के लिए एलुवियल याद, दैट्स ऑल। इसके अलावा बाकी नाम नॉर्मल है तुम्हारे, राइट और रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्यू अदर टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज। अगर बात करें हम, तो नॉर्मली जो हमें पढ़ना चाहिए हमने वो पढ़ लिया है। ये ओरिजिन ऑफ सॉइल से जो सवाल बेसिकली बनते हैं एमसीक्यू में, एक दो आने के चांसेस होते हैं, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। बट उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सॉइल के बारे में लिखा हुआ है। ये पहले बता दूं, दीज आर जस्ट एक्स्ट्रा, दीज आर एक्स्ट्रा थिंग। तो अगर समय मिले तो देख लेना एक बार, ना मिले तो कोई बहुत इसके लिए चिंता मत करना, दीज आर एक्स्ट्रा। बट ये एक्स्ट्रा अब ऐसा है कि कभी कभार कुछ पूछ लेता है उसमें। इसमें दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बेंटोनाइट एक टाइप ऑफ सॉइल है। बेंटोनाइट ये है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग पूछते हैं इसके बारे में, ठीक है। वोल्केनिक ऐश है, माने ज्वालामुखी, वोल्केनिक ऐश, ये एक तरह का वोल्केनिक ऐश है, केमिकली वेदर्ड है। क्योंकि वैसे भी जब ज्वालामुखी निकलता है तो वो कोई फिजिकल वेदरिंग नहीं होता है वहां, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक ऐश के वजह। अच्छा, साथ में एक और वर्ड लिखा है, ये वर्ड बड़ा दिक्कत करता है बहुत सारे बच्चों को, मॉन्ट मोरिलोनाइट। ये क्या चीज है, मैं पहले ही इसको एक बात बता देता हूँ, हालांकि ये आएगा क्ले मिनरोलॉजी में, बट अभी से तुम मेरे साथ रट्टा मारोगे एक चीज का, क्या पता है। सॉइल के, खास तौर से क्ले के तीन टाइप, और मैं ये आज से रट्टा मारता ही रहूंगा हर बार। तीन तरह के क्ले के हमने टाइप डिफाइन किए, उसमें एक टाइप होता है मोंट मोरिलोनाइट, ठीक है। ये मोंट मोरिलोनाइट, ये नाम अजीब लगा हो लेकिन यही नाम। और एक होता है तुम्हारा केओलनाइट और एक होता है तुम्हारा इलाइट। तो ये इलाइट और केओलनाइट अभी मैं लिख ले रहा हूँ, केओलनाइट और इलाइट। ये तुम्हें इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्रिमिनोलॉजी में आएगा। बट यकीन मानो क्रिमिनोलॉजी में भी सिर्फ तुम्हें यही तीन चीजें याद रखनी है, क्या, कैल्नाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। ये तीन नाम से हम क्ले को डिफाइन कर देते हैं, तीन तरीके का। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है तुम्हारा मोंटमोरिलोनाइट। अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट वो बता दें। मोंटमोरिलोनाइट में क्या है, इसका फॉर्मेशन ऐसा है क्ले में कि अगर पानी डाला जाए, हर क्ले का अलग अलग नेचर है। क्ले में भी ये जो मोंट मोरिलोनाइट वाला जो क्ले है टाइप का, उसमें पानी डालोगे तो फैलता है, और पानी अगर सुखाओगे तो सिकुड़ता है, माने स्वेलिंग और श्रिंकेज ज्यादा होता है। अब याद रखना, कोई भी जगह क्ले हो, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल सुने हो, ब्लैक कॉटन सॉइल एक सॉइल का टाइप होता है, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर पानी डालोगे तो फैलता है। तो लोग अगर पूछे तुमसे फैल क्यों रहा है, तुम कह सकते हो ये तीन मिनरल्स हैं क्ले के मिनरल तीन कैटेगरी में डिफाइन किए गए, कैल्नाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। जहां भी सॉइल फैले, जहां भी क्ले फैले, सीधा बोल दो भाई उसमें मोंटमोरिलोनाइट होगा, दैट्स ऑल। सॉइल जहां फैले पानी डालने से, यानी अंदर समझो मोंटमोरिलोनाइट, बस यही बात याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। यानी सॉइल के एक्सपैंड होने के पीछे इसी इसी का हाथ है, बस। सो ये जो बेंटोनाइट है ना, जो वोल्केनिक ऐश है, अब ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जो कुछ बातें बता रहा हूँ कभी कभार किसी एमसीक्यू में अगर मिले तो मिल जाए। सो बेंटोनाइट एक तुम्हारा वोल्केनिक ऐश है, वोल्केनिक ऐश, जिसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट रहता है। इसका मतलब है तो क्या होगा, स्वेलिंग और श्रिंकेज होगा, उसकी टेंडेंसी होगी, समझे। यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले वो वेदरिंग वाला पार्ट समझने वाली बात थी, और ये थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है, ठीक है। तो इन सारे मैंने जो नाम दिए हैं, ये जितने भी दिए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे है बेंटोनाइट, सबसे ज्यादा।
सबसे ज्यादा बेंटोनाइट का याद रखना जरूर से। उसके बाद और भी मैंने नाम दिए, बट सारे के सारे सॉइल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही कहा। जैसे लॉयस है, लॉयस क्या है? लॉयस है हवा के चलने से, जब हवा चलेगा तो डिपोजिशन होगा सिल्ट का। सिल्ट का माने छोटी छोटे पार्टिकल, सिल्ट माने क्या है? छोटे पार्टिकल है, फाइन ग्रेन सॉइल है। ये जो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट होगा ना, हवा ला ला के धीरे 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 लेयर बाय लेयर बैठाता रहेगा, लेयर बाय लेयर किसी को आराम आराम से बैठाओगे, जैसे आटा ही है, आटा को कोई कस के दबा के बैठा है तो क्या होगा? वो दब जाएगा, दब जाएगा। और अगर हल्के हल्के से आटा रखा जाए, हल्के हल्के से क्या होगा? पोरस होगा। पोरस समझते हो? मैंने उसके अंदर से पोरस, पोरस समझ में आता है? पोरस मैंने पार होने का, पानी का पार होने का कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना। सिल्ट भी वैसा ही है, अगर धीरे धीरे कोई हवा ला के बैठा दे, डिपोजिशन कर दे लेयर बाय लेयर सिल्ट को, तो वो जनरली नेचर वाइज पोरस रहता है। अच्छा, जो चीज हल्के हल्के से बैठाए हो, अब कोई आके बोलेगा दबा इसको, तो दब जाएगा ना वो। अगर तुम हल्के हल्के बैठाए हो तो क्या होगा? अब दबाओगे उसको तो दब जाएगा। तो दबना मतलब कॉम्प्रेसिबल, अंग्रेजी जो वर्ड है कॉम्प्रेसिबल होना, मैंने बोला कोई सॉइल कॉम्प्रेसिबल है, मैंने अरे वो दब सकता है, मतलब इतना था मैंने दबाया तो इतनी दब गया। अच्छा, कॉम्प्रेसिबल है, ये कप है, दबाया नहीं दबा, नॉन कॉम्प्रेसिबल। समझे बात को? तो obvious सी बात है, कोई भी आटा लो और हल्के हल्के से हल्के हल्के से फिर दबाओ तो दब ही जाएगा, क्योंकि तुम रखे ही हल्के हल्के हो, है ना। तो ऐसे सॉइल को कहते हैं हम लोएस। लोएस, लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ, इनको लेके बहुत चिंता मत करना, मैं तो ऐसे ही डेफिनेशन वाइज समझा दे रहा हूँ, कुछ कभी कभार आ जाता है। लॉयस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, बट सब ये जैसे टफ है, टफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दे आर स्मॉल ग्रेन वॉल्केनिक एश फॉर्म थ्रू आइदर एयर और वाटर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट है वार्ड क्लिफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका नाम जो है, मुझे ऐसा लगता है किसी एग्जाम में पूछने के लायक है, क्योंकि देखो एग्जाम का क्वेश्चन बनाता भी है कोई प्रोफेसर वगैरह बनाता है। अब तुम्हारे अरुणाचल का भी जब बनेगा तो वो कौन बनाएगा? तो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, फिर वो कहीं किसी कॉलेज के, गवर्नमेंट के कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह को देके बनवाते हैं। तो ये वर्ड है ना, मैं कुछ कभी कभी वर्ड्स पर भी गौर करना चाहिए। वर्ड वार्ड क्लिफ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो इंटरेस्टिंग मतलब काम इसका कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, वर्ड इंटरेस्टिंग। वार्ड क्ले है का बड़ा सिंपल है, दिस इज जस्ट सेडिमेंटेशन इन ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर की वजह से जो लेक बनता है, ग्लेशियर को तुम देख, ग्लेशियर मैंने बर्फ आया, बर्फ का पिघल जाना, फिर वहां पे लेक का बन जाना, तो वो कह जाता है ग्लेशियर लेक। तो ग्लेशियर लेक में जो डिपोजिशन होता है, उस डिपोजिशन को वार्ड क्ले कहते हैं। जस्ट दैट्स ऑल। सो इट इज अ सेडिमेंट्री डिपोजिशन। अच्छा, सेडिमेंट्री वर्ड समझ में आता है? सेडिमेंट्री मतलब लेयर बन गया। सेडिमेंट्री डिपोजिशन ऑफ अल्टरनेट क्ले एंड सिल्ट, इसमें एक क्ले फिर सिल्ट, क्ले सिल्ट अल्टरनेटिवली, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियल लेक के वजह से ये डिपोजिशन होता है। और वैसे भी वार्ड क्ले से बर्थडे मनाते होगे ना। अभी वो आता है ना एक लाल वाला केक आता है, किसी को याद हो तो बताओ। मैं तो इधर केक शॉप में जाओगे, या तुम क्रिसमस के टाइम पे भी मिलता है, वैसे नहीं क्रिसमस के टाइम पे रेड वेलवेट। वेलवेट वाला आता है ना, वो वेलवेट से याद रखना, वेलवेट वाला था वार्ड, समझ रहे हो? वेलवेट नहीं यार, उसको वार्ड मैंने कहीं पढ़ा, वार्ड भी वो को बोल के बेच रहा था यहाँ पे गाजियाबाद में। तुम्हें यकीन है तो मैं उसको फोटो खींच के भेज दूंगा। वार्ड के ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने बोला भी कि ये इतना टफ वर्ड क्यों लिख दिया, किसको समझ में आएगा। वो लाल लाल रंग का पूरा उस पर छीटा हुआ था, पूरा ऐसे था, मतलब लेयर्ड बाई लेयर, तो वार्ड वार्ड केक था वो। सो उस तरह के जो वार्ड क्ले हैं, याद रखना, लेक में डिपोजिशन होगा, ग्लेशियर लेक में, और लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्री डिपोजिशन होगा तुम्हारा क्ले और सिल्ट का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो है तुम्हारा जस्ट लोम। ये लोम जो है, इट्स जस्ट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले का जो तुम्हारा मिक्सचर है ना, इसको लोम कहते हैं। दैट्स ऑल। ये बड़ा छोटा सा चीज ही याद रखना। इसके बाद और भी मैं बात करूंगा, अभी लेटराइट और मार्ल को भी बताऊंगा, बट इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, कोलुवियल मैंने ऑलरेडी बताया तुम्हें। कोलुवियल क्या है? कि जहां पे रॉक है तुम्हारा, पेरेंट रॉक, वहीं से टूटा और वहीं जमा हो गया ड्यू टू द ग्रेविटी, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रीज एंड एंड नहीं, ड्यू टू एक्शन होगा यहाँ पे, गलत हो गया। फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रीज और टेल्यूस ड्यू टू
ऐसे लिखते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत में शायद मैंने बताया था तुम्हें कि जब पेरेंट रॉक है या तो टूटेगा तो वहीं जमा हो जाएगा, उसको रेसिडुअल सॉइल भी बोल सकते हो, समझे, जो वहीं पे जमा हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, कहीं कहीं नहीं लिखा है क्या, रेसिडुअल सॉइल, ये भी कहा ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वहीं लिख देते हैं रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल, रेसिडुअल मैंने बच गया जो है ना, रेसिडुअल सॉइल। तो जब पेरेंट रॉक टूटा तो वो एक हो सकता है कि टूट के वहीं जमा हो जाए, तो रेसिडुअल। और अच्छा, वहां जमा होगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है, टूटा है, अगर ग्रेविटी ना होता तो क्या होता, वहीं लटक जाता। ग्रेविटी है तभी तो नीचे आ गया और नीचे जमा हो गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोलोवियल बोलो या रेसिडुअल बोलो, बोथ आर द सेम। हाँ, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस पूछे तो क्या, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलोवियल एंड रेसिडुअल, मैं अब थोड़ा एक स्टेप आगे बात करता हूँ। तो पहाड़ से टूटा पार्टिकल, पहाड़ से टूट के वहीं जमा हो गया, तो वो एक्चुअल रेसिडुअल सॉइल है। डिपोजिशन मतलब जो होना था हुआ और वहीं रुक गया, बाकी जो रेसिडुअल, वो कोलुवियल भी कहला सकता है। बट कोलुवियल क्या सिर्फ वही है जो वहीं रह गया? नहीं। अगर मान लो पहाड़ के नीचे भी स्लोप था, पहाड़ से टूट के स्लोप से लुढ़कते हुए जरा और नीचे दूर जाके जमा हो गया, वो रेसिडुअल नहीं है, फिर वो प्योर ग्रेविटी के वजह से ट्रैवल करके जमा हुआ, वो कोलुवियल सॉइल। समझे बात? अगर कोई बाल की खाल निकालने आ जाए, जी सर। कोलुवियल और रेसिडुअल में भी फर्क करके दे देंगे, बट मोटे मोटे तौर पे याद रखो, कोलुवियल एंड रेसिडुअल आर जस्ट काइंड ऑफ अ सेम थिंग, राइट? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोलुवियल सॉइल का डेफिनेशन। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉइल में दो नाम याद रखना, एक पीट और एक ह्यूमस। ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सॉइल है। बाकी जो भी हमने सॉइल की बात की, हमने क्या बात की, क्ले सिल्ट का डिपोजिशन होना, या क्ले का, या सिल्ट का। अच्छा, सिल्ट का हमने बात किया ना, सिल्ट हल्के हल्के से डिपॉजिट हो विंड के जरिए, तो हमने क्या नाम दिया था बोलो? एलवीआर। एलवीआर। नहीं, सिल्ट का डिपोजिशन अगर हवा ला ला के और बड़ा पोरस डिपोजिशन, सेकेंड वाला सर। सेकेंड वाला, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे तो नाम भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, लोएस, लोएस, नहीं लोएस नहीं, कहा गया, नहीं लोएस, यहाँ 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 है, दिखे दिखे, देखो, ए लूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, ये लोएस, याद रखना, ठीक है? ये जितने भी हमने बात की, वार्ड बात किया हमने, ये भी तुम्हारा क्या है, इनऑर्गेनिक सॉइल है। बेंटोनाइट बात किया हमने, ये केमिकली केमिकली वेदर्ड जरूर है, बट है तो इनऑर्गेनिक। क्यों बोलो? बेंटोनाइट भी वॉल्केनिक ऐश केमिकली वेदर्ड है, बट है तो भाई इनऑर्गेनिक ही ना। आइदर इट इज फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, बोथ आर इनऑर्गेनिक सॉइल। हमने जितनी बात की, लोम की बात की इनऑर्गेनिक, कोलुवियल की बात की इनऑर्गेनिक, हमने ऑर्गेनिक सॉइल की बात ही नहीं की। तो एक बस लास्ट पे याद रखोगे क्या, पीट एंड ह्यूमस, ये एक साथ याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? पीट एंड ह्यूमस, ये दोनों तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉइल है, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो, राइट? फिर दोनों में को फर्क याद रखना चाहे वेल एंड गुड, ना याद रखना चाहे मत रखो, कोई जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट रिमेंबर दैट कि पीट और ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? और पीट ह्यूमस में कोई अगर चाहता है डिफरेंस याद रखना, तो कलर वाइज डिफरेंस रख सकते हो। कैसे? ह्यूमस जो है वो डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक सॉइल है और पार्टली डिकम्पोज्ड है। तुमको पता है वेजिटेबल सड़ते सड़ते, सड़ जाना हम लोग बोलते हैं ना, बट एक्चुअली वो क्या होता है, बायोलॉजिकल या डिकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, याद है ना? तो वो जो डिकम्पोज होता 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 है, तो अरे पूरा डिकम्पोज होकर सॉइल बनेगा, बट पार्टली डिकम्पोज हुआ है, अभी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है, वो ह्यूमस है, डार्क ब्राउन शेप होगा। और पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए तो फिर वो तुम्हारा पीट बन जाएगा। इट इज एन ऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ मेनली वेजिटेबल, दैट्स ऑल। समझे? फिर आता है मक। मक इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ फाइन ग्रेन इनऑर्गेनिक एंड डिकम्पोज, यानी बीज का। हमने ऑर्गेनिक सॉइल की बात की, हमने इनऑर्गेनिक सॉइल की बात की, राइट? क्या क्लियर?
हमने ऑर्गेनिक सॉइल की बात की, ऑर्गेनिक में हमने कहा पीट ह्यूमस, हमने इनऑर्गेनिक सॉइल की बात की, लुइस, बार्ड क्ले, लोम, बेंटोनाइट। तो फिर बीच का भी कोई है क्या? है ना, बीच का भी है। एक नाम याद रख सकते हो, मक। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ फाइन इनऑर्गेनिक एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। जस्ट इसके लिए याद रखो कि कोई ऐसा सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो। कुछ नाम याद है क्या तुमको ऐसे ही? मक, दैट्स ऑल। हालांकि मक वर्ड टनलिंग में, टनलिंग करते समय जानते हो ना, जब टनलिंग किया जाता है, पहाड़ को टर्न करके छेद के निकाला जाता है, तो उसमें जितने भी डेब्रीज निकलते हैं, जो उसमें डेब्रीज समझते हो, जो पहाड़ से काट काट के निकला, उनके निकालने के प्रक्रिया में जो उनको निकालते हैं उसको मक कहते हैं, और उसको निकालने की प्रक्रिया को उसको कहते हैं मक रिमूवल। समझो, मक रिमूवल। तो वो भी याद रखना, ऐसा कुछ वो तो तुम्हारा टनलिंग से रिलेटेड है, मैं ऐसे ही बता दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट्स ऑल। इसमें और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने जितना दिया उसको एक बार तुम गो थ्रू करोगे, दैट्स ऑल। ठीक लग रहा है पढ़ने में? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, और कल हम स्टार्ट कर देंगे 3 फेज डायग्राम। और कल से अगर कोई पेपर पेन नहीं लेके आया है तो प्लीज लेके आना, और तुम्हारे लिए एक टास्क मैंने दिया है। खुद अगर अपने लिए सिंसियर नहीं हो तो दूसरा खड़ा नहीं होगा, तुमको खुद के लिए खड़ा होना होगा। मतलब तुम्हें पता करना है पढ़ के कि तुम्हारे एई के एग्जाम में अरुणाचल प्री में कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। मतलब पहला वाला जो एमसीक्यू एग्जाम होगा, और जो बाद में होगा मेन एग्जाम जिसमें कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसमें कैलकुलेटर अगर अलाउड है भी तो कौन सा वाला अलाउड, ये पता करना है तुमको। ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर उसी कैलकुलेटर को लेके साथ में बैठोगे, ताकि एग्जाम की प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहे, क्योंकि इसमें सवाल मैं बहुत करवाता हूँ। ठीक है, सवाल से मत घबराना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू प्लीज, यू कैन, अक्षत हो यहाँ? यस सर, यस सर, यस तो कैन वी स्टॉप नाउ? यस सर, थैंक यू सो मच सर। और शुड आई कंटिन्यू मोर? नहीं नहीं सर, बहुत हो गया आज के लिए। ठीक है। और सर ये टाइम कैसे कैसे रहेगा सर? कल भी सेम होगा 9:20? 9:20 से 11 PM रहेगा डियर, है ना? टाइम जो है ना सेम, अभी हाँ, जैसा है ऐसे होगा ना? वैसा ही टाइम रहेगा क्लास, है ना? ठीक ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट Yes, एवरीवन। sir. गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, गुड नाइट सर।